जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज ये हमारा वेबिनार है दूसरा, कॉप के हवाले से 15 के करीब पार्टिसिपेट चुके हैं। और अब ये है कि अ, शुरू करते हैं इसको। पहले तो इससे पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे कि एक पहले भी हमारी प्रीव्यू की मीटिंग हो चुकी है इसी के ऊपर, कॉप 30 के हवाले से। उसमें जो भी एक्सपेक्टेशंस थी वो हमने देखी थी कि क्या कुछ है, क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं। उसके हवाले से कॉप 30 के हवाले से खास बात यह है इसकी, कॉप 30 की जो बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी वो ये है कि 10 साल हो गए पेरिस एग्रीमेंट को। पेरिस एग्रीमेंट इस वक्त सबसे बड़ा जो है वो एक मुआहदा कह लें, एक फ्रेमवर्क कह लें, जो कि दुनिया को पाबंद करता है जो क्लाइमेट चेंज के कंट्रोल के लिए जो भी स्टेप्स या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अदा करने के लिए, हाँ वो डेवलप्ड नेशंस हों या डेवलपिंग नेशंस हो, उन दोनों के लिए जो है ना ये अ, एक समझ लें कि लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। उसमें जितने भी सिग्नेचरी हैं, जितने भी उन्होंने उसको रेटिफाई किया है, वो सब पाबंद हैं कि उसकी जो टारगेट्स हैं, उसकी जो भी असाइन टास्क हैं वो पूरे करने होते हैं। तो उसका जो प्राइमरी टास्क है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज को सबसे पहले मजीद बढ़ने से रोकना है, और फिर उसको वापस वहां पर लेकर आना है जहां पर वो एक नॉर्मल क्लाइमेट हुआ करता था। मतलब उसमें जो इंसानी मुदाखलत की वजह से जो चेंज आई है उसको वापस रिवर्स करना है। ये दो बड़े टास्क है। तो सबसे पहले रोकना है। और वो समझे कि 1990 में, 1988 में इदारे बनना शुरू हुए, फिर 1992 में एक रियो डी जनेरियो, यही ब्राज़ील में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद जो है बाकायदा कॉप का सिलसिला शुरू हुआ, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, कि जितने भी लोग जिन्होंने पहले यूएनएफसीसी में सिग्नेटरी थे, वो पहला फ्रेमवर्क वही है, यूएनएफसीसी जिसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसमें जो भी सिग्नेटरी थे उन्होंने तय किया कि अब हम हर साल मिला करेंगे और ये देखेंगे कि कौन कितने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि दो अलग अलग ममालिक हो गए थे। वो लोग ममालिक जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था, उनको बचाव की ज्यादा फिक्र थी। मतलब उनके रोड, ब्रिजेस, हाउसिंग सोसाइटीज, पूरे जो भी स्ट्रक्चर है वो सब जो है वीक था उनका, या पुअरली प्लान था। उन्हें फिक्र थी कि हम कैसे इससे बचेंगे। और दूसरे थे वो जिन्होंने इसमें जो है बहुत ज्यादा रोल प्ले किया था क्लाइमेट चेंज में। मतलब बहुत ज्यादा एमिशंस उनके यहाँ से हुई थी, क्योंकि वो इंडस्ट्रियली डेवलप थे, एडवांस थे। तो उनके ऊपर ये बात आ रही थी, उनके ऊपर रोल ये डाला जा रहा था कि आप मिटिगेशन के लिए, इसको कम करने के लिए इकदामात लें। तो ये करें कि सबसे पहले तो अपनी एमिशंस को रोकें आप, और उसके बाद उनको रिवर्स करें। ये दो अहम काम थे जिसके ऊपर जो है ये कॉन्फ्रेंस में रिव्यू किया जाता रहा। इब्तिदा में बिल्कुल ऐसा करते रहे कि इसको एक वॉलंटरी एक कमिटमेंट के तौर पर लिया गया। यूएनएफसीसी तो एक ऐसा फ्रेमवर्क था जिसमें ये कहा था कि हाँ हम मिल के इसके लिए कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना, वो पहला मुआहदा आया 1997 में। उसमें ये तय किया गया कि नहीं जी, कुछ आपको बाकायदा टारगेट्स रखने होंगे एमिशंस कम करने के भी, और इसके असरात से बचाव के भी। इसके ऊपर जो है ना फिर बात की गई, उसमें फिर एग्रीमेंट हुआ। फिर उसमें बड़ी मुश्किल से ममालिक ने, जो जिनके रोल ज्यादा थे, उनको, वो जाहिर है कोशिश करते थे कि इतनी ज्यादा तेजी से इस पे डेवलपमेंट ना हो, बल्कि बातें होती रहें, जैसे कि हर इस किस्म के क्राइसिस की सिचुएशन में होता है कि जिनको रोल प्ले करना होता है वो थोड़ा रिलक्टेंट भी होते हैं, वो इफ्स एंड बट्स लेकर आते हैं। और जिनके राइट्स थे, क्योंकि ये तो तय हो गया था कि जिम्मेदार कोई और है और उसकी सजा कोई और भुगत रहे। मतलब कम तरक्की की जिन्होंने, या तरक्की नहीं की, वो ज्यादा उसकी फेस कर रहे हैं इफेक्ट्स जो है। जबकि वो लोग जो जिन्होंने ज्यादा तरक्की की थी, वो जिम्मेदार हैं और उनको ही इसकी
तलाफी भी करनी है, इसको ऑफसेट भी करना है, तो वो अवॉइड करते थे। फिर जाके होते होते जो है फाइनली ये 2005 में जो है ये बाकायदा लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट हुआ। लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव या कॉम्प्रिहेंसिव जिसको कहते हैं वो ये एग्रीमेंट नहीं था। तो फिर बात आगे बढ़ती गई और 2000 जो है 15 में फिर ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ, जिसमें हर तरह की बात वजाहत के साथ थी। दो ही किस्म के स्टेप होते हैं किसी भी चीज को कंट्रोल करने के, जिससे कोई क्राइसिस पैदा हो रहे हैं। एक होते हैं रेगुलेटरी स्टेप्स और एक होते हैं इंसेंटिव बेस्ड स्टेप्स। रेगुलेटरी स्टेप्स यही होते हैं कि आपकी जो है एमिशंस की लिमिट इतनी होनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा होगी तो आपको पेनल्टी होगी, आपको फाइन होगा, आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये सारे रेगुलेटरी स्टेप्स होते हैं। या आपके बिजनेस को अप्रूवल नहीं दी जाएगी अगर पता चला कि आपकी एमिशन ज़्यादा है या आपकी और कोई वायलेशन ज़्यादा है। और इंसेंटिव स्टेप्स ये होते हैं कि आप अगर ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी करेंगे, दिखाएंगे, तो आपकी जो है ऑर्डर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स डिक्लेयर किया जाएगा, या ये कि आप ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी से होने वाले बेनिफिट्स को फरोख्त कर सकते हैं, जिसको कार्बन क्रेडिट कहते हैं। ये तय हो गया था 2015 में COP21 में कि पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर सबने साइन भी कर लिया, इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गई। लेकिन फिर जाके अब 10 साल में जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई हैं उस दौरान, उसमें पता चला कि अभी तक हम उस पॉइंट पर नहीं पहुंच सके हैं जिसको हम कहते हैं कि जिसके बाद हमें वापसी का सफर शुरू होगा, जिसको कहते हैं पीक पॉइंट। एक ऐसा होता है आपके एमिशंस का कि उसके बाद जब आप रिवर्स होने लगते हैं, कम करने लगते हैं, तो फिर पता चल जाता है ये हाईएस्ट पॉइंट यही था, अब हमारी वापसी। अभी तक हम वहां तक नहीं गए, हम रिवर्स नहीं हो रहे हैं। मतलब ये समझ लें कि एमिशंस बढ़ते रह रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और जब तक एमिशंस बढ़ते रहेंगे, ये टेम्परेचर जो है ये इसकी भी एक लिमिट रखी गई कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस टेम्परेचर को रखा जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो वो भी बहुत मुश्किल हो रहा है। एक दफा ये लिमिट क्रॉस भी कर चुका है। और अब तक फिर ये तय हुआ, ये जब COP30 होने लगी, COP30 से पे ज्यादा जो निगाहें लगी हुई थी, ज्यादा उम्मीदें तवक्कुआत थी, ये थी कि पिछली 2 COP में बहुत सारे अहम फैसले जो थे वो तय किए गए थे कि ठीक है COP30 के अंदर इसको फाइनल कर लेंगे, जिसमें सबसे अहम था कि फॉसिल फ्यूल को कैसे खत्म किया जाएगा, और ताकि रेजिलियंस जो फेस करने की और सस्टेन करने की जो अहलियत है या कैपेसिटी है मुल्कों की, उसको कैसे बढ़ाया जाएगा। इसी तरह से जो फाइनेंसिंग चाहिए होगी वो कैसे जो है दी जाएगी उन ममालिक को जिनको अपने आप को जो है बचाना है। अच्छा जी, नहीं कोई नहीं है, रेज हैंड हुआ था एक अचानक से, फिर बंद हो गया। ठीक है जी, ये सारे फैसले जो है उसमें तय करने थे। फिर ये भी तय करना था कि अडाप्टेशन का पता कैसे चलेगा, किसने कितनी अडाप्टेशन की हुई है, उसको इंडिकेटर्स कहते हैं। अडाप्टेशन इंडिकेटर्स कहते हैं। वो तय करने थे कि कितने होंगे और क्या होंगे वो, कि जिसके बाद ये पता चल जाया करेगा कि किसके ने अडाप्टेशन में काम किया है और किसको जरूरत है। ये सारी चीजें थी। तो ओवरऑल COP30 से जो उम्मीद थी वो ये थी कि एक तो जो अब तक सिर्फ बातें हो रही हैं उस पर अमल दरामद किया जाएगा, क्योंकि अब तक तो सिर्फ बातें जो हुई हैं, बहुत ज्यादा अमल नहीं हुआ। ये भी नहीं, जीरो अमल नहीं कह सकते। मतलब बाद लोग कहते हैं ना कि कोई फायदा नहीं हुआ इसका, नहीं, फायदा हुआ है। मतलब यूरोपीय यूनियन में जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बहुत ज्यादा गए हैं, और अपना स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं वो जो कुदरती जराए से बनाई जाती है और जिसके बनाने में, इस्तेमाल करने में एमिशंस नहीं जाते, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो एनर्जी हो गई। तो वो उस तरफ रुझान जा रहा है। यूरोप में भी बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए गए हैं, और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में वहाँ पर भी स्टेप लिए गए हैं। आइसलैंड कंट्री है जैसे, उसमें कुछ ममालिक हैं, 1-2 ममालिक हैं जहाँ पर तो 100% रिन्यूएबल के ऊपर चले गए। तो बेहतरी भी आ रही है, लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। कोल के नए प्लांट्स उस तेजी से अब नहीं लग रहे हैं जैसे पहले लगा करते थे। इसी तरह से अडेप्टेशन के ऊपर फाइनेंस जैसी तैसी है वो होती जा रही है। ये सारे स्टेप जो है आहिस्ता आहिस्ता लिए जा रहे हैं, लेकिन उतने नहीं लिए जा रहे कि 1.5 डिग्री तक इसको रोका जा सके। वो फिर एक तजिया ओवरऑल ये आया कि अब तक जो कुछ हमने तय किया है कि हम कर लेंगे, करेंगे, जो कि किया नहीं है, अगर ये कर भी लें तब भी 1.5 डिग्री पर दर्जा हरारत को रोकने जितने एमिशंस फिर भी कंट्रोल नहीं हो पाएंगे।
एमिशंस फिर भी बढ़ते रहेंगे। जैसे हमें 2030 तक जो है वो तकरीबन कोई 45% जो है एमिशंस, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस पूरी दुनिया से कम करने और 2050 तक जीरो पर लाना है, ताकि फिर ये क्लाइमेट चेंज रुक जाएगी। फिर उसके बाद हमें इसको जो है ना रिवर्स करना है, माइनस करना है, शुरू करना है। लेकिन अब तक जितने भी स्टेप्स तय किए गए हैं, वो कि उस पर अमल नहीं हुआ है, वो उस पर अमल भी कर लिया जाए तो उतने जो है वो टारगेट्स अचीव नहीं होंगे जिसके लिए हमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर दर्जा हरारत को कंट्रोल करना है। पहली बात ये पता चली थी, तो इस पे तय हुआ था कि अब के जब ये कॉन्फ्रेंस होगी COP30 की, तो न सिर्फ इसमें इम्प्लीमेंटेशन पे बात की जाएगी कि जो हमारे टारगेट्स हैं उन पर इम्प्लीमेंट किया जाए, जो प्लान्स हैं उन पर इम्प्लीमेंट किया जाए, बल्कि इनको बढ़ाया भी जाए। मतलब एम्बिशंस गैप्स को खत्म किया जाए कि जो आपने टारगेट्स रखे हैं, ऑब्जेक्टिव रखे हैं, वो तो अव्वल आपके जो फाइनल जो आउटकम या गोल्स अचीव करने हैं वो अचीव करने के लिए काफी नहीं है। ये दो इतनी बड़ी बातें की गई थी। लेकिन जब कॉन्फ्रेंस हुई तो कॉन्फ्रेंस में शुरू में ही ये वाइब्स आना शुरू हो गई। एक तो यके बाद दिख रही यूनेप की रिपोर्ट आ गई, तो वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आ गई, तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर की रिपोर्ट आ गई। उन सब ने ये कहा कि जी काम बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन ये बहुत कम है। और इसके जरिए तो आप जो है 2.3 से 3.6 डिग्री तक इस सदी के आखिर तक पहुंच जाएंगे, इसी तरह से अगर आपने ढीले ढाला काम करते रहे तो मतलब दोहरी जिम्मेदारी हो गई थी इस COP30 की। इससे ज्यादा क्रिटिकली किसी कॉप को नहीं देखा गया जितना इसको देखा गया, क्योंकि उसके दो जवाब थे कि 10 साल में हमने क्या किया, और दूसरा फिर उसके जवाब भी आ गया कि 10 साल में हम अभी तक इतना नहीं कर सके कि ये कहें कि जी पहली मंजिल हमने पार कर ली, कि हमने रोक लिया है उस क्राइसिस को, अब हम उसको खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। तो ये है इस वक्त सूरत हाल। अब ये सवाल इधर पैदा होता है कि जब इतनी संगीन सूरत हाल है तो दुनिया में खलबली क्यों नहीं मच रही? बस यही सारा मसला है। ये इसकी बुनियादी देखें, इसकी सोच जो फिक्र है वो ये है कि वो लोग जो बहुत ज्यादा एडवांस हैं, जो ममालिक, जैसे कि जो लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं वो ये कहते हैं ना कि ये तो हमारा राइट है, दो गाड़ियां रखना अल्लाह ने दिया है। इसी तरह की थिंकिंग वो डेवलप्ड नेशन में भी कहते हैं, हम एडवांस हैं, हम बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं, हम एक पुश ऑफ बटन के जरिए हम अपने सारे काम कर लेते हैं, तो हम इसको अवेल क्यों ना करें। ये तो वहां से आवाजें आ रही है जिनके पास ये सारी चीजें नहीं है, तो वो अब इक्वेलिटी के लिए, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वेलिटी लाने के लिए, जब उनके इकोनॉमिक सिस्टम काम नहीं कर सके, क्योंकि कैपिटलिज्म की ताकत से ये जो है अपना वो ज्यादा अमीर हो गए। अब वो एक अलग बहस है कि कैपिटलिज्म की क्या ताकत होती है और सोशलिज्म की क्या होती है, लेकिन आपका आप इस तरीके से हमारे पास आ रहे हैं कि जी कंट्रोल करें एमिशंस को और ये करें वो करें। तो इसके ऊपर जो है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये आया कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने एक तो गैर अहम करार देना शुरू किया, और फिर पेस को हर लेवल के ऊपर स्लो करना शुरू किया। नंबर 2, नंबर 3, हर चीज को वॉलंटरली करने की बात की गई कि हाँ जी ये लीगली ऑब्लिगेशन नहीं होगा, बल्कि ये वॉलंटरली, ये रोल होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। भले आप इसको रिव्यू करें लेकिन उसको पेनलाइज या फाइन नहीं किया। लेकिन इसी दौरान फिर 2024-25 के मिड में कहीं या 2025 के शुरू में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एक वर्डिक्ट आ गई। तो बहरहाल कितना ही वो टूथलेस या कम जिसको कहते हैं ना बेअसर इदारा हो, लेकिन वो जब उसकी जब कोई वर्डिक्ट आती है और उसके ऊपर फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो लोग जो है फिर उसमें जाके केसेस करते हैं। जब उसकी फाइनल एक ओपिनियन आ जाता है ना, तो उसका वर्डिक्ट तो नहीं कहूंगा, ओपिनियन आया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो तबाहियां होंगी उनका जिम्मेदार उन्हें करार दिया जाएगा, ठहराया जाएगा जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुई है। यानी जिनकी वजह से ज्यादा एमिशंस हुई हैं, जिसमें चाइना है, अमेरिका है, इंडिया है, ब्राजील है, यूरोपीय यूनियन है। ये वो ममालिक है जिनकी वजह से एमिशन ज्यादा जिनकी वजह से हुई है, और उससे ग्लोबल वार्मिंग हुई है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इंटेंसिफाइड हुआ है, तो उन वो ज्यादा जिम्मेदार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जहां कहीं तबाही आएगी तो फिर वो पहुंचेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन ममालिक के खिलाफ। और कुछ ना हो, कम अज कम एक जो है एक किस्म की उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होगा, हर तरफ से पार्टी लेवल के ऊपर हर जगह बात होगी, क्योंकि ये
अपनी डिप्लोमेसी की जो भी फंक्शनिंग होती है, अपना इमेज होता है, उसको बहुत देखभाल के चलाना होता है कि कहीं भी कोई माहदा हो रहा हो, कोई बेनिफिट शेयरिंग हो, बेनिफिट लेना हो, किसी स्ट्रैटेजिक पोजीशन में आना हो, तो फिर वो क्या करते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि हर तरफ से उनको सपोर्ट मिले, तो उनकी ये रेपुटेशन ना हो। हाँ हाँ मैडम, आ रहा हूँ मैं, मैडम नसरीन एनडीसी की तरफ। तो वो हर तरफ से ये रेपुटेशन ना हो कि ये तो क्लाइमेट चेंज में फला चीज में इतने जिम्मेदार हैं और ये तो अपना रोल प्ले ही नहीं कर रहे। तो इस वजह से इनको अपनी रेपुटेशन बनाना नहीं होती है। मतलब ये सवाल किया जा सकता है ना, जब ये लीगली कोई बाइंडिंग ही नहीं है और ये बड़ी ताकत है, जैसे कि यूएन में हुआ कि सिक्योरिटी काउंसिल इतनी पावरफुल है कि वो कोई भी ऐसा स्टेप, कोई ऐसा मेजर जिनसे उनके मफादात की जरूरत हो, या उनके जो खास ममालिक हैं, जो उनके समझ लें कि ब्लू आइड ममालिक हैं, उनको कोई हिट कर रहा हो तो वो वीटो कर देते हैं, और कोई कुछ करने वाला नहीं है। गरीब ममालिक ने बड़ी कोशिश की, नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाई, तो कई अलायंस बनाए उन्होंने, रीजनल अलायंसेस बनाए अपने आप को, लेकिन जाहिर है वो अपने इंटरनली पावरफुल नहीं है, तो अपने अलायंस में कैसे पावर होंगे। अपने अंदर ही के दुश्मनों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा दुश्मन बना रहे। बैकवर्ड कंट्रीज के, गरीब ममालिक का ये एक अलमिया है, डेवलपिंग नेशंस का ये अलमिया है कि वो अपने अंदर ही कोई एक पावर जो है ना, अपने अवाम में, अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी स्टेट को इतना पावरफुल बना ही नहीं पाते। तो वो फिर अलायंस जो बनाएंगे वो क्या उन बड़ी ताकतों के सामने खड़ा होगा, और वो उस बात की पूरा बेनिफिट लेते हैं। तो इस वजह से ये होता है कि वो जो पावरफुल लोग हैं वो रहेंगे तो पावर में ही, जिस तरह से हालात चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये आवाजें उठती रहेंगी। तो ये आईसीजे ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जब ये बताया कि जो जिम्मेदार हैं उनसे पूछा जाएगा कि आप बताएं, आपकी वजह से ये ममालिक में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, जिसकी मिसाल अभी सिंध के कुछ किसानों ने जो है वो जर्मनी की 3 कंपनीज के ऊपर केस किया हुआ है कि उनकी वजह से कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा वास्ता है कि उनकी फसलों को नुकसान हुआ, सैलाब आए उनकी हायर एमिशंस की वजह से। तो वो उन्होंने वो केस किया, वो केस लग गया है जर्मनी में, जिसके ऊपर अब जो है उन बाकायदा जो है उसको वो मुकदमा चलेगा, और देखिए उसका आगे क्या सिलसिला बैठता है। बहरहाल अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसे ही फिर ममालिक अलायंसेस जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इन ममालिक के खिलाफ बात की जाएगी, इनकी जो है इमेज के ऊपर जो है हिट किया जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। तो इनको डिप्लोमेटिक जो अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो बहुत अहम होते हैं फॉरेन अफेयर्स के हवाले से, अलायंसेस में और सपोर्ट में, और अपने मुखालफिन को काउंटर करने के लिए, ये एक डिप्लोमेटिक कोर बड़ा अहम शोबा होता है। तो उसको मैनेज करने के लिए वो मजबूर होते हैं इस सारी एक्टिविटीज जो भी हैं, क्लाइमेट चेंज की या ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस जिसको कहेंगे, उसमें शामिल रहते हैं, ये सिग्नेटरी भी हैं। और शुरू में जाहिर है किसी को अंदाजा नहीं था कि हालात आहिस्ता आहिस्ता इतने संगीन होते जाएंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल में भी अपने आप को फिर शामिल किया सारे ममालिक ने, फिर पेरिस एग्रीमेंट में किया, लेकिन सूरत हाल जब आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ती जा रही है, वो बातें जो कि पहले सिर्फ साइंटिस्ट मानते थे, उसके बाद कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग मानने लगे, अब तो ये है कि एवरेज पढ़े लिखे लोग भी जो दुनिया में कनेक्टेड है एक दूसरे से, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनको अंदाजा हो रहा है कि इतनी आसान, इतनी सादा सी बात नहीं है कि इसको नजरअंदाज किया जा सके। तो अब वो लोग जिन्होंने सिग्नेचर किए थे वो तो अब ट्रैप हो गए, समझ लें फंस गए, जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, वो सारे डेवलप नेशन है, तो वो अब रेजिस्ट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो 10 साल के बाद ये नतीजा निकला कि हमने जो कुछ अब तक प्लान किया है वो कि हम उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस पर मुकम्मल तौर पर अमल कर लें, तब भी हम 1.5 डिग्री पे टेम्परेचर को रोक नहीं सकेंगे। नंबर 1 तो ये था। और दूसरे नंबर पर जो कुछ हमने प्लान किया हुआ है उसे हमें बढ़ाना होगा। उसको क्या कहते हैं, वो हम प्लान कलेक्टिवली नहीं करते कि पूरे दुनिया का एक प्लान बनाया जाए, नहीं। हर मुल्क से कहा जाता है कि कुछ मुल्क हैं जो साहली इलाकों में, कुछ हैं जिन वहाँ पर डेजर्ट ज्यादा हैं, कुछ हैं जो डेवलप्ड नेशंस हैं, कुछ हैं जो डेवलपिंग नेशंस हैं, कुछ हैं जो कि जंग में पिसे हुए वार टॉर्न एरियाज जिसको कहते हैं, आपस की कॉन्फ्लिक्ट में, सिविल वॉर में। उनसे कहा है देखिए सिग्नेटरी तो आप सब हैं, अब आपके जो मसाइल हैं ज्योग्राफिकल हो गए, पॉलिटिकल हो गए, जियो पॉलिटिकल हो गए, सोशियो इकोनॉमिक हो गए, जो भी हो गए, वो तो आपको मैनेज करना ही है, वो हमारा डोमेन नहीं है। हमारा डोमेन ये है कि आप इसमें क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, इसकी मिटिगेशन में, मतलब इसके
असरात इसकी वजूहात कम करने में क्लाइमेट चेंज की, जिसमें सबसे बड़ी वजह है ग्रीन हाउस गैसेस का एमिट होना, जो किस वजह से होती है, ये तेल, गैस और कोयले से अपनी सारी तवानाई की जरूरियात पूरी करने से ये ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस खारिज होती हैं, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है। और दूसरे नंबर पर जो आफात आएंगी, डिजास्टर्स आएंगे, जिसमें फ्लड्स हो गए, रेन्स हो गई, हीट वेव्स हो गए, ग्लेशियल मेल्ट हो गई, ग्लेशियल मेल्ट की वजह से जो बहुत तेजी से आने वाला, धमाके के साथ आने वाला सैलाब हो गया, जिसको ग्लॉफ कहते हैं, इन सब को रोकने के लिए, फसलें कम होने को रोकने के लिए, बढ़ाने के लिए, पानी की शॉर्टेज कम होने के लिए, जो कम हो रही है उसको काउंटर करने के लिए जो भी इक़दाम लिए जाएंगे वो भी इसमें देखा जाएगा और यही टारगेट्स में रखा जाएगा। तो ये क्या कहा गया हर मुल्क अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटीज, अपनी लोकेशन, अपने इकोनॉमिक सिस्टम, अपने पॉलिटिकल सिस्टम, उसके हिसाब से अपने टारगेट्स बनाए, जमा कराए, फिर उसके बाद ये बताया कि कितने अचीव हो गए। उसको कहते हैं एनडीसी, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, कि हर मुल्क अपने हिसाब से वो सारे इकदाम लेगा जिससे वजूहात भी कम हो और असरात का मुकाबला किया। वजूहात कम हो उसको कहते हैं मिटिगेशन, असरात का मुकाबला करना उसको कहते हैं एडाप्टेशन। ये सारे ममालिक ने में से कुछ तकरीबन 100-125 के करीब जो है ममालिक ने कौन से फ्रेमवर्क में, वो जो बुनियादी फ्रेमवर्क था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी बुनियादी ढांचा, जिस वो भी एक किस्म का एग्रीमेंट होता है, लेकिन वो इस बात का होता है कि हाँ हम इकट्ठे हैं और मिलकर काम करेंगे, वहां पर ये जमा करा दिए गए। तो इस कॉप में ये भी तय करना था कि उनसे कहा जाएगा नहीं जी, आप ये जो एमिशन का टारगेट रखा है, आपने रखा है जी 43%, आप इसको ऐसे करें 60% तक करें 2035 तक। और आपने जो रिन्यूएबल की तरफ ट्रांजिशन का ये टारगेट रखा है, ये आपने 40% रखा है या 30% रखा है, इसको आप 35 तक करें इसमें। लेकिन ये सब ऐसे नहीं होगा कि एक एक को कह दिया जाएगा और वो फिर जो जिसको कहा जाएगा वो कहेगा जी मेरे पास तो फाइनेंसिंग इतनी है। अगर वो डेवलपिंग नेशन होगा तो वो कहेगा मेरे पास तो फाइनेंस, मेरे जो बजट है, मेरा नेशनल बजट है, उसमें से तो मैं 30% या 20% दूंगा, बाकी आप फाइनेंसिंग की बात करें। तो उनसे फिर फाइनेंसिंग की एग्रीमेंट होगा। तो ये 10 से 12 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है। वो ये नहीं होती कि मेन स्टेज के ऊपर ही सारी एक्टिविटीज, उनकी साइड लाइन्स के ऊपर छोटी मीटिंग्स होती रहती है। जो ममालिक जिनको जरूरत होती है, जिनका राइट होता है क्लाइमेट चेंज से बचना, वो अपने अपने पवेलियन में बनाए हुए होते हैं, पाकिस्तान पवेलियन, वहां अपनी परफॉर्मेंस को वो हाईलाइट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि देखिए हमने इतने स्टेप्स ले लिए हैं, ये रिजल्ट भी आ गए, लेकिन हमारे पास फाइनेंसिंग की कमी है क्योंकि इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हम डेवलप्ड या एडवांस इंडस्ट्रियलाइज नेशन नहीं है। जब इंडस्ट्रियलाइज नेशन ही नहीं है तो हमारे प्रॉफिट्स इतने ज्यादा नहीं है कि हम इसमें ज्यादा एलोकेट करें। तो उन ममालिक को कहा जाए जिनके प्रॉफिट्स की एलोकेशन ज्यादा है, ताकि वो जो है हमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग करें, हमें जो है कर्जे दें, आसान कर्जे दें, ग्रांट्स दें, और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें उन प्रोजेक्ट्स में जिससे क्लाइमेट चेंज से बचा जा सकता हो, ताकि हम ये बेहतर करें। ये सारी चीजें कॉप के अंदर चलती रहती हैं साइड लाइन्स में। तो इस दफा भी यही हुआ। लेकिन क्या थी एक खास बात, ये थी कि एक अहम, जो 10 साल बाद ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ये वही मुल्क है जहां पर सबसे पहले अर्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में रियो डी जनेरियो में, इसके शहर में। और वहां पर यह तय किया गया था कि यूएनएफसीसी बनेगी और यूएनएफसीसी के तहत कॉप होगी। तो ये एक सिग्निफिकेंस थी। फिर ये अमेजोन जंगलात के साथ है, ये इसकी एक सिग्निफिकेंस थी। फिर ये 10 बड़े ममालिक जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उसमें है। फिर ये G20 का जो ब्लॉक है ममालिक का, उसका ये एक मेंबर है। फिर ये ब्रिक के नाम से एक ब्लॉक है, ब्राजील, रशिया, ये 4 ममालिक है, इंडिया और चाइना, इनका एक जो है साथ है। ये क्यों है? ये कहते हैं कि हम भी तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हम वो जो पावरफुल नेशंस का जो अलायंस है उसमें साथ नहीं है। तो इस वजह से इससे उम्मीदें थी ब्राजील में। और ब्राजील के प्रेसिडेंट ने 10 टॉप कंट्रीज होने के बावजूद बार बार ये कहा था कि ये जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल कहते हैं ये 3 जो बड़े ईंधन है, जिसको तेल, गैस और कोयला कहते हैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने का पूरा रोड मैप बनाया जाएगा कि हम कब तक इसको खत्म कर लेंगे, कैसे करेंगे खत्म। कैसे करेंगे में तो एक आसान जवाब है कि इसके अल्टरनेट की तरफ तेजी से जाएंगे। अब फिर उसमें स्ट्रेटेजी बनानी थी कि सबसे ज्यादा इसमें से, इनको में से जिसको जलाने से एमिशंस होती है, उसको हम पहले खत्म करेंगे। उसमें पहले ये काम करेंगे कि
नए प्रोजेक्ट्स पे कंप्लीट बैन कर देंगे, जिसको हम कोल कहते हैं, कोयले से सबसे ज्यादा एमिशन है। उसके बाद फिर हम जो है ये कहेंगे कि जी आहिस्ता आहिस्ता जो बहुत पुराने प्लांट्स हैं जिनकी मशीनें इतनी खराब हो गई हैं कि जिससे हम जब बनाते हैं कोयले से बिजली तो एमिशन लाजमी ज्यादा निकलते हैं, तो कहा जाएगा कि आप उसको एक हैवी कॉस्ट से रिपेयर करने के बजाय ऐसे करें कि उसको बंद ही कर दें और आप रिन्यूएबल एनर्जी का कोई प्लांट लगा लें, आप उसका विंड एनर्जी का कोई प्लांट लगा लें। ये इसको कहते हैं रोड मैप बनाना, और जिसमें एक एक चीज जो है ना उसकी निशानदेही कर दी जाती है ओवरऑल कलेक्टिवली, और वो तो वो उस पर उम्मीदें थी कि ब्राजील जैसा मुल्क जो खुद ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है वो इसके हक में है, तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। दूसरे नंबर पर एक बड़ी बात थी कि इससे पहले जो है लास्ट कॉन्फ्रेंस जो थी दुबई की और उसके बाद बैकू में, उसमें यह तय हुआ था कि जी क्लाइमेट फाइनेंस बहुत कम है, वो ममालिक जो कि मुतासरा हैं उनके लिए जो मौसमियाती इमदाद है वो कम है। पेरिस एग्रीमेंट में यह तय हुआ था कि $100 बिलियन अमीर ममालिक गरीब ममालिक को देंगे। वो कब तक देंगे, कहा था 2020 तक ये $100 बिलियन के लेवल पे पहुंच जाएंगे, देना तो शुरू कर देंगे लेकिन 2020 तक जो है वो $100 बिलियन तक सालाना जो है इमदाद अमीर ममालिक गरीब ममालिक को दिया करते। नंबर दूसरे नंबर पर जो है ये तय किया गया कि एक एडाप्टेशन फाइनेंस एडाप्टेशन फंड भी बनाया जाएगा, कि ये तो होगी ओवरऑल क्लाइमेट फाइनेंस जिसमें मिटिगेशन भी हो गई, एडाप्टेशन भी हो गई, सारी चीजें हो गई। एक अलग से एडाप्टेशन फंड बनाया जाएगा, उसमें भी कंट्रीब्यूट करेंगे, कौन करेंगे, जो कि ज्यादा जिम्मेदार है, वहां भी वही डेवलप्ड नेशन है, और वहां पर जो है ये जो डेवलपिंग नेशंस है जो ज्यादा मुतासर है उनको ये फंडिंग दी जाएगी। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा बात इसलिए नहीं की गई कि पता कैसे चलेगा किसने कितनी अडॉप्टेशन की जरूरत है और कितनी करनी है। देखें मिटिगेशन का तो पता चल जाता है कि जी जीएचजी एमिशन अमेरिका की सबसे ज्यादा है। कैसे ज्यादा है कि वो जीएचजी अकाउंटिंग के कुछ फार्मूले होते हैं, उससे पता चल जाता है कि उनकी इतने बिलियन टन है तो चाइना की इतने बिलियन टन है तो इंडिया की इतनी है, तो अब फिर उनको टारगेट दे दिया जाता है कि 30% कम करें। अब अडेप्टेशन का कैसे पता चलेगा, गिनती करके तो नहीं हो सकता ना कि आपकी 100 रोडें ज्यादा खराब हैं, 200 रोडें बिल्कुल ही नाकारा हैं, 300 रोडों पे गुजारा हो जाएगा। ये इसके वाजे तौर पर इंडिकेटर्स होते हैं कुछ, वो नहीं थे तो अडेप्टेशन के ऊपर बात नहीं होती थी। लेकिन जब बहुत ज्यादा आफात आने लगी तो फिर ये हुआ कि अडेप्टेशन के ऊपर भी बात आने लगी। तो ये भी ये तय करना था इस कॉन्फ्रेंस में कि क्लाइमेट फाइनेंस को भी बढ़ाया जाएगा, जो कि बढ़ा दी गई थी। $300 बिलियन तक कहा था कि 2030 तक कर देंगे हम अमीर ममालिक से लेकर। और जी उसके साथ साथ ये तय हुआ था कि जी क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन फंड है उसको भी 2035 तक जो है $300 बिलियन तक कर दिया जाएगा। क्लाइमेट फाइनेंस को $300 बिलियन के बाद $1.3 ट्रिलियन तक ले जाया जाएगा 2035 तक, मतलब $1.25 खरब तक ले जाया जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नीड्स हैं मिटिगेशन की भी और अडाप्टेशन की भी। मिटिगेशन में ये बहुत बड़ी नीड होती है डीकार्बोनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के, जिसके जरिए जो है और डिफॉरेस्टेशन को खत्म करना। ये बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर जो है सारे ममालिक की नीड थी ये, मतलब क्लाइमेट फाइनेंस में डेवलपिंग नेशंस और जो स्मॉल आइलैंड्स हैं वो, बैकवर्ड नेशंस, अफ्रीकन कंट्रीज पूरी, जो कि 14% टोटल एमिशन में जिम्मेदार है, पूरा एक बर्रे आजम, लेकिन मुतासर वो भी 75% से ज्यादा। तो ये सारी सूरत हाल और एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी इससे COP30 से। अब हम दूसरे फेज में देखते हैं कि COP30 में हुआ क्या। जब इतना कुछ हुआ तो क्या हुआ, अब आप बताएं ओवरऑल आपके पास क्या इंप्रेशन आ रहा है, क्या आपके पास जहन में इमेज है कि कॉप में क्या बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस रही, नाकाम रही, दरमियानी रही? क्योंकि ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट दिए तो नहीं जाते, लेकिन बहरहाल हम एक इंटरनल डिस्कशन कर रहे हैं। ग्लोबल मीडिया देखें, ग्लोबल मीडिया हमेशा इस बात को इसलिए सपोर्ट करता है कि वो भी उसी फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है जिसको प्रोटेक्ट किया गया इस COP30 के अंदर। क्यों प्रोटेक्ट किया गया, ये एक अहम डेवलपमेंट है कि एक बड़ी ताकत अमेरिका जो है वो, उसका एक माइंडसेट है वहां के सदर का, डोनाल्ड ट्रंप का, कि उसने कहा कि नहीं जी ये बिला वजह की बातें हैं और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सुलेमान सही कह रहे हैं आप।
तो उसने वो एक तो बैक ऑफ कर गया, विड्रॉ कर लिया उसने पेरिस एग्रीमेंट से। पहले जब आया था, जब भी उसने साइन नहीं किए थे, जो बाइडेन जब आया था तब किए थे पेरिस एग्रीमेमेंट। जब साइन हो रहा था उस वक्त भी ट्रम्प की हुकूमत थी और उसने नहीं किए थे साइन। फिर जो बाइडेन आया था उसके बाद, ट्रम्प के बाद, तो उसने साइन किया था। अब भी ये सूरत हाल है कि वो उसने आते ही ऐलान किया कि जी मैं बैक ऑफ करूंगा, इससे निकल रहा हूँ इस पेरिस एग्रीमेंट से। कुछ भी नहीं है, कहने की बातें हैं। दुनिया तरक्की कर रही है, जो ज्यादा तरक्की कर रही है वो ज्यादा सेफ है, और जो तरक्की नहीं कर रहे हैं ममालिक वो कम सेफ है। तो वो अब उनकी कसूर की सजा हम क्यों भुगतें। अब एक लिहाज से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल क्लियर है। इसी वजह से कहते हैं कि इसमें इकोनॉमिक, साइंस और पॉलिटिक्स, ये तीनों को जो है मिलाकर एक कंक्लूजन निकालना होता है। कोई एक को बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना डेफिनेट टर्म में, एक कोई लीड नहीं कर सकती इसमें कि बस साइंस ने कह दिया तो बाकी सब एक्टिविटीज बंद करो। नहीं, प्रॉफिट बहुत बड़ा इंसेंटिव है जिंदगी गुजारने में। इसमें खुशहाली, बेहतरी, तहफ्फुज, ये सब प्रॉफिट से आते हैं। तो वो इंसेंटिव नहीं खत्म किया जा सकता। एक इज्म आया था कम्युनिज्म, उसमें उस इंसेंटिव को कंटेन करने की कोशिश की गई थी कि ये आपकी जरूरियात है, ये आपको दे दिया जाएगा, बाकी आप खुश रहने की कोशिश करें। तो वो फेल हो गया, अपने मुंह के बल वो गिर गया 200 साल के अंदर अंदर ही। क्योंकि उसके अंदर क्या था, वो जो ह्यूमन नेचर है उस एस्पेक्ट को बिल्कुल एक तरफ रख दिया गया था, मशीन की तरह इंसान को ट्रीट किया गया था। तो अब हम ये भी नहीं कर सकते कि जी प्रॉफिट को बिल्कुल एक तरफ रख दें और बिल्कुल लिमिटेड वे में चलाते रहें साइंस के कहने के। तब तो इकोनॉमिक भी जरूरत है, पॉलिटिक्स की भी अपनी जरूरत है। क्योंकि पॉलिटिक्स में ये होता है कि सारे ममालिक के एक दूसरे से रिलेशन होते हैं, ताल्लुकात होते हैं। जो जिम्मेदार है उससे फिर जो है दूरियां होती जाएंगी। बहरहाल कितने ही कमजोर है डेवलपिंग नेशन, लेकिन डेवलपिंग नेशन में डेवलप्ड नेशंस के अपने अपने मफादात होते हैं। वो अपने इन खित्तों के अंदर अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए यहाँ पे लोगों को, ममालिक को फाइनेंसिंग करते हैं, उनके पॉलिटिकल सपोर्ट करते हैं, इकोनॉमिक सपोर्ट करते हैं। जो नजर आता है आपको कि साउथ एशिया में कुछ ममालिक के मफादात हैं। क्यों मफादात हैं? कि वो जानते हैं कि ये एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि एट ए टाइम जो है इधर एक तरफ कुछ ऐसे ममालिक हैं जो बहुत बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं, कुछ ऐसे ममालिक हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो वो दूर के ममालिक जो कई हजार मील दूर जो है, वो वहां से अपने जो है इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए इधर आते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो इस मामले से भी नाता नहीं तोड़ सकते, मुंह नहीं मोड़ सकते। तो ये सारी चीजें भी उनको देखना होगी। लेकिन अमेरिका बहादुर ने इस दफा, डोनाल्ड ट्रंप की अपना एक स्टाइल है जिसको वो कहते हैं ना फाशिस्ट है ये, उस हिसाब से उसने कहा कि हम इससे निकल रहे हैं। न सिर्फ निकल रहे हैं, तवक्को ये की जा रही थी कि कोई छोटे लेवल का वो एक डेलीगेशन भेजेगा, लेकिन उसको भी नहीं भेजा उसने। और फिर ये हुआ कि उसको देख करके वही जब रोल नहीं प्ले कर रहा, मतलब 10% जो इस पूरा ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस का जो सिस्टम चलाने के लिए, यानी यूएनएफसीसी, कॉप को ऑर्गेनाइज करना, सब कमेटीज की मीटिंग्स करना, अलग अलग इजलास करना, ये सारी चीजें ममालिक में लोगों को बुलाना, कुछ लोगों को स्पॉन्सर्ड फाइनेंसिंग के तहत बुलाना, फिर फंडिंग के लिए जितने भी इनके स्टाफ मेंबर हैं, मैनेजमेंट के, एडमिनिस्ट्रेशन के, उनकी सैलरीज, उनकी ट्रांसपोर्ट, उनकी लॉजिस्टिक्स, वो सारी सब चीजें देखना। ये सब चीजों को मैनेज करने के लिए जो टोटल फंड्स होते हैं उसमें से 10% अमेरिका देता है। एक तो उसने उससे बैक ऑफ हो गया। फिर वो एक बहुत बड़ा, मतलब यही फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वो ही बैक ऑफ हो गया, तो उसका प्रेशर दूसरे मुल्कों पे भी नहीं रहा। तो इसी वजह से फिर इधर रेजिस्ट किया गया इस COP30 में, और फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करने का, मरहलावार खत्म करने का कोई जो है मुआहदा फॉसिल फ्यूल का नहीं हो सका। ये तो था। अब नेगेटिविटी कहते हैं, यूरोपियन मीडिया ने कहा नहीं, पहले जो अचीवमेंट्स है उनको गिनवाओ और फिर उसके बाद जो है जो फेलियर है उसको गिनवाओ। लेकिन बात यह है कि जब आपका टारगेट बुनियादी 1.5 डिग्री तक रखना है, जिसके लिए आपको GHG एमिशंस को कंट्रोल में रखना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसके कॉस्ट को एड्रेस करना पड़ेगा। उसका कॉस्ट क्या है कि आप पहले प्लान बनाएं कि एमिशन कंट्रोल के लिए आप फॉसिल फ्यूल को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करते हैं। भले आप 2060 तक का बनाएं, 70 तक का बनाएं, आहिस्ता आहिस्ता ये सारी पावर जनरेशन, एनर्जी जनरेशन जो फॉसिल फ्यूल से हो रही है, इसको खत्म करके आप आहिस्ता आहिस्ता रिन्यूएबल की तरफ जाएं। उसमें फिर आप प्रायोरिटीज करें, ज्यादा जिससे एमिशन हो रही है उनको फौरी तौर पे करें। बहुत पुराने जो हैं उनको जो है सबसे पहले खत्म करें, ऐसे प्लांट्स को एनर्जी के। इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन फॉसिल फ्यूल थाउजेंड्स ऑफ पीपल। जी तस्वर साहब, वो कंट्रीब्यूट कर रही है लेकिन वो ऑफसेट भी करते हैं, ये हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम जो है एकदम क्रिटिसाइज करते हैं। ये कॉप वाले कैलकुलेट करते हैं कि इस दफा कॉन्फ्रेंस से टोटल जो है
कितने एमिशंस हुई और फिर वो उसको कार्बन क्रेडिट खरीद के या कार्बन ऑफसेट के प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करके उसको ऑफसेट करते हैं कि जितनी एमिशंस हुई थी। मतलब कैसे होती है एमिशन? कॉप में लोग आते हैं, सफर करके ट्रेवल करके आते हैं, फिर वहां पर स्टे करते हैं, वहां पर स्पेशल अरेंजमेंट होती है, फिर वहां पर होटल, लाइटिंग, एसी के अखराजात, ट्रांसपोर्ट के अखराजात, एक्स्ट्रा फूड वेस्ट, ये सारे जो भी एमिशंस होती हैं उसको फिर वो तलाफी करते हैं। ये एक खास पॉइंट है जिसमें इन्होंने तय किया हुआ, यूएनएफसीसी बाकायदा इसको किसी न किसी प्रोजेक्ट को, किसी एक्टिविटी को फंड करके उतने टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड या जीएचजी एमिशंस वापस जज्ब करवा लेता है जितने के इनसे एमिट हुए थे, या नहीं होने देता है जितने के इन्होंने एमिट किए थे, ताकि उसकी तलाफी हो जाए। तो ये एक चीज होती है। तो अब आ जाते हैं हम दोबारा से, फॉसिल फ्यूल का एक बड़ा फेलियर है। जब फॉसिल फ्यूल को ही रोड मैप नहीं बन सका तो इसका मतलब ये है कि अभी तक हम ये वाजे नहीं है कि कब हम, मोर पावरफुल नेशंस कैन ओनली मेक अ डिफरेंस बिकॉज दे कैन मिटिगेट मोर, एंड difference can be seen only then. Is there anything like we can forcibly bring America like country into pop? देखें जी, बम मार दिया ताकतवर मुल्कों ने पूरे जापान के 2 शहरों पर, झाड़ू फेर दी, कुछ नहीं कर सके। ये मसला वही है ना कि ये दुनिया का ऐसी तरतीब है, जैसे एक मुल्क के अंदर है वैसे ये पूरी दुनिया की एक इंतहाई गरीब फर्द जो है उसको कोई गाड़ी कुचल के भी चली जाती है तो उल्टा माफी मांग रहा होता है, उसके घर वाले 5 से 10 घंटे में उसको माफ कर देते हैं। ऐसे ये दुनिया का कानून चल रहा है कि उन तक जाने के लिए फिर वही है कि फिर बड़े बड़े लीडर पैदा हुए ना मुख्तलिफ जगहों पर। वहाँ क्यूबा के अंदर ची गेवेरा पैदा हुआ, तो कहीं पर कोई जो है लीडर पैदा हुए, माओ जेतुंग पैदा हुआ, तो वहां पर रशिया में हुआ तो उन्होंने एक नया ही सिलसिला कोल्ड वॉर का शुरू कर दिया, दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो ये कोशिश तो की गई है इनके खिलाफ कोई ना कोई अपना एक्शन लेने की या एक वॉल बनने की, रेजिस्टेंस वॉल बनने की, लेकिन जाहिर है इनके अपने मसाइल थे, इनके हम ममालिक में बैकवर्डनेस सदियों से, मतलब ये तारीख में यही चल रहा है कि ये इंतहाई मतलब सिविलाइज, इंतहाई एडवांस नेशन एक अरसे से नहीं है, रहे भी हैं तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी में रहे हैं कि इन्होंने जो है किसी किस्म के फॉरेन रिलेशन में उसमें या ग्लोबली अपना रोल प्ले करने की कोई एफर्ट नहीं ली। तो वो बड़ी मतलब रिच सिविलाइजेशन की बात की जाती है कि सदियों से पहले थी, लेकिन वो उनके कोई पॉलिटिकल डिजाइन नहीं थे, इस वजह से वो लिमिटेड वे में रहे और बहुत रिच रहे, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस नहीं हो सका। वहाँ की जो डेवलप्ड नेशन थी उन्होंने अपना कंट्रोल फैलाना शुरू किया, कॉलोनियल सिस्टम, वो उन ममालिक के ऊपर कब्जा करना शुरू किया जहाँ पर रिसोर्सेस सस्ते थे, रॉ मटेरियल सस्ता था, लेबर सस्ती थी, वहां पर फैक्ट्रियां लगाई, वहां पर पॉलिटिकल मैन्योरिंग की क्योंकि वहां पर यूनिटी नहीं थी, वहां पर लड़ाई के इख्तिलाफात की वजूहात ज्यादा थी जितने के वहां पर है। जैसे वहां तो सिंपल रेसिज्म है ना कि एक कलर की बुनियाद के ऊपर बुनियादी तौर पर लड़ाई हो जाती है, ये कभी रिलीजन के। हमारे यहाँ मतलब बैकवर्ड नेशन में, डेवलपिंग नेशन में तो एक लाइन कतार लगी हुई है मुख्तलिफ इख्तिलाफात की वजूहात की, तो उसमें ज्यादा बटे हुए हैं, उसका बेनिफिट जो जुड़े हुए हैं वो लेंगे। तो इस वजह से वो यही हाल आईसीजे का है। आईसीजे को चलाने वाले, आईसीजे को तो इन्फ्लुएंस करने वाले, जैसे कि हमारे लोकल कोर्ट्स में होता है, ताकतवरों के आगे वो खामोश होते हैं, बहुत ही रेयरली कोई एक्शन लेते हैं, इसी तरह से वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये हाल है कि वहां पर वो वर्डिक्ट देने की कोशिश करते हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही ऐसी लॉबिंग हो जाती है तो वो उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा होता। और अब ये तो बहुत बड़ी बात की आईसीजे ने, इसके ऊपर जो है यही देख समझा जा रहा था कि इसके ऊपर एक्शन होगा और कोई ना कोई बड़ा स्टेप लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस कॉन्फ्रेंस विल नेवर एवर मेक द एमिशन नेट जीरो। देखिए सुलेमान, इतनी नेगेटिविटी भी तो नहीं कर सकते, फिर क्या करें हम? अब कुछ तो करना होगा ना। देखें, हम मेन स्ट्रीम के अंदर शामिल नहीं रहेंगे तो फिर वो इसी तो फिर कैसे ये जो थोड़े बहुत रिजल्ट आएंगे वो कैसे आएंगे? देखें ना, हमने 17 गीगावाट तक के पावर के मतलब ये सोलर पैनल इंपोर्ट कराए, ठीक है, वो छतों पे लगाने के लिए नेशनल ग्रिड के साथ या नेशनल इकोनॉमी के साथ हमारा कोलैबोरेशन नहीं हुआ, इंडिविजुअली मंगवाए हैं। और इसलिए मंगवाए कि बिजली महंगी है, इस वजह से मंगवाए कि लोड शेडिंग होती रहती है, लेकिन वो मिले ना हमें बने हुए। ये इन्हीं कॉन्फ्रेंसेस का रिजल्ट था ना कि एक बड़ी मतलब इस वक्त नेशनल ग्रिड से 9% जो पावर की डिमांड है वो कम हुई है इन सोलर पैनल्स की वजह से। और अभी करें आगे जाके तो ये और ज्यादा अपनी जो है ना नीड्स सेल्फ सर्विंग मेथड से, अपने वसाइल से, जराए से पूरी कर सकेंगे। तो बिजली का
ऊपर लोड नहीं होगा। वो ठीक है कि वो हमारा जब इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर का सर्कुलर डेट का, वो तो पॉलिटिकल उसकी वजह से, रीजंस की वजह से वो हम पर लोड हुआ है ना। अदरवाइज तो ये पूरा जो ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस है उसकी वजह से ही बेनिफिट हुआ कि इतनी आसानी से ये सोलर पैनल हमने इंपोर्ट करा लिए, और दीगर ममालिक में भी कि उसकी कॉस्ट कम हो रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रही है, फेमिलियर हो रहे हैं, नए नए कॉम्पिटिटर आ रहे हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर कि अभी तक आपके पास 59,000 इलेक्ट्रिक की मोटरसाइकिल बिक चुकी हैं अब तक पाकिस्तान के अंदर, और बहुत तेजी से उसकी डिमांड बढ़ रही। तो ये चेंज, यही पूरा जो मोमेंटम बना है ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस के हवाले से, उसकी वजह से ये चेंज आहिस्ता आहिस्ता आ रही। तो इंगेज तो रहना पड़ेगा, इस तरह की डिबेट करते रहना होगा, जानना होगा असल मसले की जड़ क्या है, फसाद क्या है। तो वो बुनियादी तौर पर उनकी वो सोच है जैसे कि एक अमीर आदमी की होती है कि अल्लाह ने दिया है, खर्च क्यों नहीं करें। अब इसका क्या जवाब है? कुछ नहीं कह सकता ना, गरीब आदमी चुप। वो डेवलप्ड नेशन कहते हैं कि हमारा क्या कसूर है अगर हमने तरक्की कर ली, आपकी पसमानदगी की सजा हम क्यों भुगते हैं। आप तो आपस में लड़ते रहे, छोटे छोटे जिले की बुनियाद पे और ताल्लुका की बुनियाद पे आपके यहाँ जंगें होती रही, छोटे छोटे मतलब एक कपड़े की चादर का जो कोना है वो टेढ़ा और सीधा होने के ऊपर आपके अंदर इख्तिलाफात हो गए, दो कबीलों में बढ़ गए, आप लड़ते रहे, आप एडवांसमेंट की तरफ, तालीम की तरफ नहीं गए। भले आपको दुश्मन ने लड़ाया, जैसे हम भी कहते हैं ना, भारत लड़ा रहा है हमको तो अमेरिका लड़ा रहा है, तो ये नाअहल कामचोर निकम्मी कौमों का यही एक एक्सक्यूजेस होते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो वो कहते हैं आप नहीं तरक्की कर सके तो आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया उसके अंदर एमिशंस में, तो अब हम आपको उसकी सजा की तलाफी दे, मतलब तरक्की करने को आप सजा बना रहे हैं, तरक्की करने को जुर्म बना रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर ममालिक जो मांगने वाले हैं इस वक्त, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतना वीक है, उन्होंने क्यों नहीं, उनके यहाँ विजनरी लीडरशिप ही नहीं थी कि एक पुल जो उसने बनाया वो ये सोच के बना था कि इसको 100 साल तक अगर चलाना है तो उस 100 सालों में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ मुमकिनात है, उसको देख के बनाता ना। उसने तो 20 साल की, 15 साल की, बल्कि अपने नेक्स्ट इलेक्शन की प्लानिंग के तहत यहाँ पर सारे काम होते, सारे डेवलपिंग नेशन में, पाकिस्तान में। तो वो कहता आपकी इन चीजों की मैं क्यों नुकसान बर्दाश्त करूं। इसी वजह से ये जो तीन बड़े फंड है, क्लाइमेट फाइनेंस, अडाप्टेशन फंड और लॉस एंड डैमेज फंड, इन तीनों का एक कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। ये है कि वो ममालिक जो कि जिम्मेदार है, कसूरवार है, वो ये फंड्स उन ममालिक को देंगे जिनके की जरूरियात है, जिनके साथ भी उनकी नेगोशिएशन होती है, यूएनएफसीसी के साथ जो बात कमिटमेंट करेंगे उस हिसाब से करेंगे। क्योंकि यूएनएफसीसी के पास ही वो ममालिक जाते हैं जिनको जरूरत है फंड्स की, और यूएनएफसीसी फिर उन अमीर ममालिक के पास जाता है जिनको फंड्स देने हैं, फिर वो उनसे बात करता है। ये ममालिक हैं, इनमें ज्यादा तबाही आने वाली है, इनमें तो फौरी तौर पर कुछ ना कुछ होने को जा रहा है ऐसा लग रहा है, इनकी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है, तो फिर वो फंड्स का। लेकिन उसके बावजूद फंड्स अभी बहुत ही कम दिए गए हैं। जैसे $385 बिलियन तक अडाप्टेशन के लिए गरीब ममालिक को फंड्स की जरूरत है, लेकिन अब तक कितने मिले, मुश्किल से कोई 40 या $45 बिलियन। तो ये अमीर ममालिक की ये ताकत है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम इसको एथिकली लें, कैसे भी लें, पॉलिटिकली, वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम होने ही नहीं दे रहे कि अचानक से हम जाके वेबसाइट पे देखेंगे जी क्लाइमेट अडाप्टेशन फंड के ऊपर कितने पैसे आने थे, कितने आ गए, जो नहीं आए हैं वो कौन कौन से ममालिक की वजह से नहीं आए हैं, वो ममालिक का व्यू पॉइंट क्या है, और उसके ऊपर जो है ना क्या एक्शन लिया जा सकता है। इतना क्लीन और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म एक ऐसे मतलब डील में, एक ऐसे एग्रीमेंट में कभी नहीं बन सकता जहां पर जिम्मेदारियां ज्यादा ताकतवरों की हों और हुकूक ज्यादा कमजोरों के हों। ये बिल्कुल माइक्रो लेवल पे सिस्टम हो या मैक्रो लेवल पे हो, वहां पर इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं बनने दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे गवर्नमेंट में डिजिटाइज सिस्टम नहीं बनने दिया जा रहा ना। क्यों नहीं बनने दिया जा रहा? क्योंकि जो अप्रूवल देंगे उस डिजिटाइज सिस्टम का, वो ताकतवर लोग हैं, वही फाइनल अथॉरिटी है। उन्हीं के बेनिफिट्स नॉन डिजिटाइज मैनुअल सिस्टम में कि कागज के ऊपर इंदराज करो तो रजिस्टर में दर्ज करो तो रजिस्टर गुम हो गया तो फाइल के 2 पेपर गायब है तो फाइल आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। ये सारा अगर आपने स्पीडी सिस्टम बना दिया तो वो सारे जिनके बेनिफिट्स हैं वो तो रह जाएंगे पीछे। तो इसी तरह से ये पूरा जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग का, ऑफसेटिंग का, ये सारा जो सिस्टम है, इसमें भी जिनके बेनिफिट हिट होंगे वो ताकतवर लोग हैं। वो क्यों ये शफाफ बनाना? तो हमें क्या करना है? हमें यही डायलॉग करने हैं, बात करनी है, डिबेट करनी है, सीखना है, समझना है, लिखना है, बोलना है, कंट्रीब्यूट करना है, समझाना है, हर फोरम पे जाना है, जाकर नहीं वो तकरीर करने देते, ऑडियंस में बैठ के सवाल करना है, क्वेरीज करनी है, असल सूरत हाल से, असल हकायक से बताना है, ताकि लोग दूसरों को अंदाजा हो कि नहीं ये जागे हुए लोग सो नहीं रहे।
चोर उसी वक्त आता है ना जब लोग सो रहे होते हैं, जब जागे हुए होंगे तो फिर किसी में इतनी जरूरत नहीं होगी। तो ये बहुत ऐसा, अब हम कहेंगे कि ये तो पता नहीं कब होगा, पता नहीं कब होगा, ये हमारा डोमेन नहीं है कि कब होगा। क्या हम कर सकते हैं, ये हमारा डोमेन है, तो उस डोमेन के अंदर रह के काम करें ना। अब हम पूरी दुनिया का देख लें कि ये गरीब ममालिक तो कभी सुधरेंगे ही नहीं और अमीर ममालिक तो कभी हमारी बात मानेंगे ही नहीं इसी तरह से, इसलिए क्या करें। तो क्या करें, तो फिर वैसे ही जैसे अब तक जिंदगी गुजारी वैसे गुजारे। लेकिन क्या है, ये मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ये सारी चीजों का अब बेनिफिट लेने का वक्त आया है ना। कि एआई की वजह से अब क्या हो रहा है, एआई की वजह से इररेलेवेंट होने वाली है इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि आप के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो उस एक्टिविटी में शामिल हो जाए, अदरवाइज रोबोट काम कर रहे होंगे। तो फिर दोबारा वही वाला सिस्टम आ रहा है जिसमें ये कहा जाएगा कि नहीं जी, मिनिमम नीड्स के लिए सबको इक्वली पैसे दे दी जाए और उसके बाद गुजारा किया जाए। बहरहाल वो हमारे टॉपिक से हटके, तो ये देखें जी, ये सूरत हाल है COP30 की। अब मैं गिनवा देता हूँ आपको थोड़े से जो भी फैसले हुए हैं उसमें क्या क्या हुए हैं। एक तो वही जो ये पेरिस एग्रीमेंट में तय हुआ था कि $100 बिलियन तक ममालिक जो है ना देना शुरू कर देंगे, किनको, डेवलपिंग नेशंस को। वो फिर 2020 तक देना थे, 100 बिलियन तक पहुंचाने थे, वो 2022 में तय हुआ कि 2022 तक होंगे। फिर उसके बाद जो है वो 2023 में तय हुआ कि ये $300 बिलियन तक पहुंचा दी जाए। 2023-24 ये 2 साल में ये और वादे हुआ, जिसमें लास्ट ईयर फिर एक नया इसका नाम रख दिया गया, और कुछ भी नहीं हुआ कमाल, जिसको क्लाइमेट फाइनेंस को हमने क्या किया, हमने उसका नाम रख दिया न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स। कि एग्जैक्टली हम आपको तय करेंगे कि कितना अमाउंट होगा और वो अमाउंट किन ममालिक को दिया जाएगा। ये COP29 पिछली कॉन्फ्रेंस में हुआ, तो उसको NCQG उसको कहा जाता है। ये बहुत अहम नहीं है, याद रखने की बात नहीं, कॉन्सेप्ट समझ लें। लेकिन अब फिर ये कहा गया कि जब हमारे पास जितने टारगेट्स हैं वो पूरे कर लें, उस पर भी हम अपने जो ग्लोबल टेम्परेचर है 1.5 तक नहीं रोक सकते, तो इसको कहा कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाकर इसको 1.25 खरब या $1.3 ट्रिलियन तक 2035 तक लेकर जाना होगा। तभी जाके हम इन अपने मेन टारगेट से उनको अचीव कर सकेंगे कि हम जो है 2030 से 2035 तक, ये भी खुद ब खुद हो गया अनाउंस में। पहले था टारगेट 2030 का कि 45% एमिशंस पूरी दुनिया के हम 2030 तक कम करेंगे, और फिर 2050 तक हम नेट जीरो पर आएंगे कि एक भी इजाफी टन जो है खारिज नहीं होगा। बड़ी आइडियल सिचुएशन है, लेकिन बनाई जाती है, ओवर एम्बिशियस प्लान रखे जाते हैं ताकि लोग जो है हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं, बल्कि मुस्तकिल एफर्ट करते रहे। तो वो अब 2030 से गैर महसूस तरीके से उस टारगेट को आगे बढ़ा दिया गया 2035। NDC में भी उसका जिक्र आ रहा है, रिवाइज प्लान हो रहे हैं तो उसमें भी। तो उसमें यह तय हुआ था कि ये 1.3 ट्रिलियन अब इकट्ठे किए जाएंगे 2035 तक, बढ़ाते हुए आस्ते आस्ते, अचानक नहीं। $300 बिलियन से इसको $1.3 ट्रिलियन तक ले जाया जाएगा। वो के अभी $300 बिलियन भी जो है पूरे कलेक्ट नहीं होते हैं और उसका कोई हिसाब नहीं आता है, क्योंकि कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। तो उस पे एक जो है अंडरस्टैंडिंग कह लें, एक समझ लें एग्रीमेंट हुआ, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं, कि 2 साल के अंदर अंदर इस पूरे मैकेनिज्म को बनाया जाएगा कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता कौन सा ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि $1.3 ट्रिलियन तक हो जाए। और दूसरे नंबर पर एडाप्टेशन फाइनेंस जो थी, जो कि 2019 में जो है इसको इख्तियार किया गया था और कहा गया था कि जी 2035 तक इसको ट्रिपल कर दें, उसको भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है अडॉप्ट कर लिया गया कि अब $300 बिलियन जो है 2035 तक एडाप्टेशन फाइनेंस में आएंगे। एडाप्टेशन फाइनेंस में $300 बिलियन तक 2035 तक, और क्लाइमेट फाइनेंस में जिसमें मिटिगेशन, एडाप्टेशन, लॉस एंड डैमेज सब शामिल होता है, उसमें $1.3 ट्रिलियन। फिर इसमें यह भी तय किया गया कि हाँ जी, अब हम ऐसे इंडिकेटर्स बनाएंगे 60 के करीब, जिससे पता चले किस मुल्क में कितनी अडाप्टेशन हो गई है, कितनी जरूरत है। एक ये भी चीज तय है। फिर इसके साथ साथ ये भी तय हुआ कि हाँ, अब हम इसमें COP में नेशनल अडाप्टेशन प्लान को भी रिव्यू करेंगे, ताकि देखेंगे कि ये आपने बचाव के लिए जो इकदाम किए हैं वो काफी हैं या नहीं है। वो काफी नहीं होंगे तो फिर और तबाही आएगी, और आप फिर दोबारा अडाप्टेशन के फंड्स बढ़ाने की बात करेंगे, जिसको अब आप $300 बिलियन तक लेके जा रहे हैं।
तो आपको सबसे पहले अपने नेशनल एडाप्टेशन प्लान्स के जो भी मेजर्स है उनको बढ़ाना होगा, ताकि उस हिसाब से फिर आप उस पर इम्प्लीमेंट करें, और उसमें भी मतलब एडाप्टेशन फंड से आपको फंडिंग होगी और वो लेके जाएंगे। फिर इसके साथ साथ एक ज्वाइंट इनिशिएटिव जो है इस तरह से शुरू किया जाएगा, एक ऐसा फार्मूला एक्सीलेटर का बनाया जाएगा कि ये सारे स्टेप जो लिए जा रहे हैं बहुत तेजी से लिए जाएं और 1.5 डिग्री से नीचे हम अपने टेम्परेचर को रख सकें। और ये 2 कॉप जो है, कॉप 30 से कॉप 31 तक इसके फार्मूला को डेवलप किया जाएगा, जिसको कहते हैं 1.5 डिग्री ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सिलरेटर। इम्प्लीमेंटेशन इन सारे प्लान्स के ऊपर इतनी तेजी से हो कि हम जो है फिर ये कहें कि नहीं जी, अब हम जो है 1.5 डिग्री तक रहने के काबिल हैं या हो सकते हैं। ऐसा नहीं अभी, एक अरसे बाद भी, क्योंकि ये जो GHG एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन जो फजा में फंसी हुई है, जो दर्जा हरारत को बढ़ा रही है, उसको सैकड़ों साल लगेंगे वापस आने में। ये पूरा एक अहद बन गया है, क्लाइमेट चेंज इपॉक जिसको कहते हैं, इरा बन गया है ये अभी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन हमको इसमें अपना रोल प्ले करना है, अपने जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। फिर ये किया गया कि जी अब आप जब फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल की तरफ, ठीक है, रोड मैप के बगैर भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, तो उसमें जो ट्रांजिशन होगी उसमें किसी का भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, खास तौर पर वर्कर्स का नुकसान नहीं होना चाहिए, और वो जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, इस वक्त थर में एक थर कोल के नाम से प्रोजेक्ट लगा था। अब ठीक है, वो तो हमारा एक स्ट्रेटेजिक, एक हमारा बहुत बड़ा सोर्स है बिजली पैदा करने का, और वो एक अलग एक उस पर लेक्चर हो सकता है। लेकिन क्या है, अचानक से उसको बंद कर दिया जाएगा तो वहां पर कम्युनिटीज को फिर भी उसके फवायद भी हो रहे हैं, उनकी इकोलॉजी को नुकसान हो रहा है, ठीक है ना, थर्कोल की वजह से। लेकिन वहां पर कम्युनिटीज को जॉब्स मिली हुई हैं, वहां पर और वेलफेयर के प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, जैसे तैसे चले। वो जो गवर्नमेंट के आरओ प्लांट खत्म हो गए, लेकिन वहां पर वो जो थर्कोल की मैनेजमेंट ने जो आरओ प्लांट और पानी की, मीठे पानी की राशनिंग दी हुई है, वो कुछ बेहतर हुई है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा है, खवातीन डंपर ड्राइवर उन्होंने हायर किए हुए हैं, ठीक है, दिखाने के लिए। अब शक और वो नेगेटिविटी तो यही है कि हर चीज पे क्रिटिसाइज करें, लेकिन पहले ये था कि कोई नहीं थी रोजगार में, अब वो रोजगार में आई, तो अचानक से उस वहां से उसको समेट लिया जाए, तो वो सारे के सारे तो फिर एक और डबल इम्पैक्ट आएगा उनके माशी, जो भी अपने आपको जो एडजस्ट किया उन्होंने नई सूरत हाल में, उसके नुकसान होंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा बढ़ाया, कुछ किया, तो उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर थर्कोल को आपने समेट लिया और उसकी जगह रिन्यूएबल का प्रोजेक्ट लगाया, तो उसमें भी फिर उनको वही बेनिफिट शेयरिंग होगी, उसी प्रायोरिटी के साथ दी जाएगी। इसको कहते हैं जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म बनाया जाएगा, और उसके जरिए जो है ना ये पूरा काम किया जाएगा। एक और इधर तय हुआ, देखें छोटे छोटे इतने अहम नहीं है, लेकिन बहरहाल इसके इम्पैक्ट आएंगे तो बड़े, ये ज्यादा जो है ना इसके इम्पैक्ट सामने आएंगे। एक ट्रेड डायलॉग का सिलसिला शुरू करने की बात की गई, वो देख ले, समझ लें आप कि एक है यूरोप का एक मुल्क है, समझ लें कोई भी ले लें आप, फ्रांस ले लें, इटली ले लें, वो जब कोई भी प्रोडक्शन करते हैं ना, तो वहां पर उनके चेक एंड बैलेंस कवानीन ज्यादा हैं, सब चीजें हैं। तो वो एक जूता जब बनाते हैं तो उसमें वो सारी भी कॉस्ट शामिल होती है, जो GHG एमिशन कंट्रोल करने के लिए है, रिन्यूएबल एनर्जी क्योंकि अभी इब्तिदा में है तो वो महंगी है, तो वो जूते की कॉस्ट अच्छी खासी आ जाती है। समझ लें मिसाल के तौर पर $25 की आ जाती है, एक जूता बनता है $25 का बनता है, और वो फिर $27 $28 में उसको मार्केट में बेच देता है। अब पाकिस्तान या दीगर जो डेवलपिंग नेशन है उनके साथ क्या होता है, उनका ये होता है कि वहां, यहाँ पे तो ऐसे कायदे कवानीन इतने ज्यादा है नहीं, सख्तियां है नहीं, ये फॉसिल फ्यूल से बिजली पैदा हो रही है, इसी तरह से जो रूल्स रेगुलेशन है उन पर भी इतना अमल नहीं होता है। तो वो वही जूता इधर जो है बना लेते हैं आराम से $15 में, $12। फिर उसके बाद इसकी एक्सपोर्ट कॉस्ट भी ज्यादा से ज्यादा $4 आती है, तो फिर जाके $17 $18 का वो आराम से फरोख्त कर देते हैं। तो वो कहते हैं जब ये $18 का ये वाला आ जाएगा, क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाते हुए बना हुआ जूता, तो हमारा जो क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करते हुए बना हुआ जूता है $25 का, वो कौन लेगा, क्या इसके फर्क होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हम इसके ऊपर जो है ना क्लाइमेट ड्यूटी, क्लाइमेट टैक्स जो भी है, कार्बन बॉर्डर टैक्स जिसका नाम रखा गया, ये लगाएंगे, ताकि जो वो टैक्स लगेगा उससे ये होगा, एक तो वो कॉम्पीट इतनी आसानी से नहीं कर सकेगा वहां पर, फिर वहां की कीमतें बराबर हो जाएंगी, और ये जो कार्बन बॉर्डर टैक्स लगेगा, इससे फिर वो वाले प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे जिससे उन एमिशंस को वापस जल्द किया जाए या
मजीद एमिशन नहीं होने दी जाए, जो कि इधर पाकिस्तान या डेवलपिंग नेशन में ये प्रोडक्ट बनाने के दौरान एमिशंस हुई थी। इसको कहते हैं ट्रेड डायलॉग ऑन यूनिलेटरल मेजर्स। ये सिलसिला अब शुरू होगा और ये मैकेनिज्म फाइनल किया जाएगा ताकि गरीब ममालिक के खौफ से अमीर ममालिक अपने प्रोडक्शन को बंद न करे, कम न करे और कोई मसाइल ना हो। और इसके साथ साथ एक जेंडर एक्शन प्लान जो है, जिसमें जो भी जेंडर की इनइक्वालिटीज हैं उनको भी पूरा करने की कोशिश की जाएगी हर बेनिफिट शेयरिंग में। मतलब वही बात है कि जैसे सैलाब में तलाफी के जो पैसे दिए जाते हैं वो मर्द को दिए जाते हैं, जबकि औरत को जो है ना टिप के ऊपर होता है कि उसको पता होता है फौरी तौर पे क्या चीजें लेनी है, कौन सी दीवार को ज्यादा पक्की करनी है, बर्तन कैसे लेने हैं, तो आप क्या चीजें कैसे बनानी है, उसको कोई रोल नहीं होता। और मर्द का जाहिर है एक कंजर्वेटिव सोसाइटी जहां पर मुकम्मल तौर पर मर्द की ज्यादातर वो पैसे लेके कुछ लगाता है और कुछ जो है अपने ऊपर खर्च कर देता है, या अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से वो तय कर देता है खर्चे ये होंगे यही होंगे। तो आखिर में क्या होता है, वो फेल हो जाती है वो एडाप्टेशन फाइनेंस, अगली दफा फिर वो बैठ जाते हैं। तो वो उसके ऊपर भी जो है ना एक स्टेप लिया जाएगा कि आप जो है बराबर के हुकूक दिए जाएंगे, उनको भी उसमें राइट दिया जाएगा, और न सिर्फ राइट दिया जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उनसे नीड्स पूरी पूछी जाएंगी खवातीन से, और इस हिसाब से फिर वो जो है ना पेमेंट प्लान दिया जाएगा कि वो खवातीन तक भी। और इसी तरह से एक लॉस एंड डैमेज फंड एक अरसे से है कि अडाप्टेशन का मतलब ये होता है आप कैसे बचाव करेंगे, ठीक है ना, कब तक आप किस तरह से बचाव कर लेंगे मौसमियाती तब्दीली के असरा से। लेकिन जब तक नहीं कर पाएंगे उस वक्त तक जो नुकसान होंगे उसका क्या होगा, तो उसके लिए भी फौरी इमदाद के लिए एक लॉस एंड डैमेज फंड है, जो तकरीबन कोई 2013 से इसके ऊपर बात चल रही है। वारसा में एक क्लाइमेट की कॉप हुई थी, उसमें ये बात शुरू हुई थी और अब तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। ये जो शर्म उल शेख मिस्र में जो कॉप 27 हुई थी उसके अंदर इस पे बहुत ज्यादा रोल प्ले किया था, पाकिस्तान में की भी जो वफ्द गया था उसने बहुत लीडिंग रोल प्ले किया था उसके अंदर। तो अब तक वो फाइनल नहीं हुआ है, किसी हद तक जो है $800 मिलियन तक अब तक उसमें पैसे आए हैं। तो उसके ऊपर भी ये तय हुआ है कि नहीं उसके पैसे बढ़ाए जाएंगे जब तक एडाप्टेशन नहीं होती, इस वक्त तक यही सिलसिला है जिसको जो है ना हमको पूरा करना होगा। इट विल आल्सो इन्फ्लुएंस द डेवलपिंग कंट्रीज टू वर्क ऑन ग्रीन एनर्जी। बिल्कुल जी, ये ट्रांजिशन और जस्ट ट्रांजिशन, जैसे देख लो ना प्लास्टिक बैग के ऊपर पाबंदी लगती है, तो वो पाबंदी को सख्ती से अमल दरामद नहीं किया जा सकता, क्योंकि 60,000 अफराद हैं जिनका रोजगार जुड़ा हुआ है प्लास्टिक के बैग्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अब कहाँ से दे उनको 60,000? वैसे ही अभी एक खबर आई है कि 80 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, बस जिंदगी को धकेलने के कोई ना कोई वसाइल है, रोजगार उसको नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान में यह हाल है कि 80 लाख लोग, और जो घर का कुंभा चलाने वाले होते हैं वो तो है ही या 2 करोड़ लोग, जो कि 3.25 करोड़ लोग, जो कि एक कुंबे के अंदर 5-6 अफराद होते हैं, तो इस तरह से 25 करोड़ लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो जब 80 लाख रोजगार बेरोजगार है तो उसमें 60,000, तो हर गवर्नमेंट बैक ऑफ हो जाती है, और हम बैठे बैठाए जो है उसके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं कि फेल हो गई और ये हो गया, वो करते होंगे कि ये कर लिया, ये फायदे ले लिए उन्होंने। लेकिन इसका हल ये है कि एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव की इंडस्ट्री को ग्रो किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, उसके बाद इसको लाया जाए। तो ये अहम फैसले थे। इसको अगर सीधी सादी बात की जाए तो जो बड़ा फैसला था वो नहीं हो सका, जो कि फॉसिल फ्यूल की ट्रांजिशन का था, फेजिंग आउट का था, और 2-3 जो है वादों की हद तक फैसले हुए, उनका पुराना रिकॉर्ड देखें तो उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत वक्त लगा था। तो ऐसे ही के ट्रिपल कर दी जाएगी, अपने 1.3 ट्रिलियन डॉलर कर दी जाएगी क्लाइमेट फाइनेंस को, और 300 बिलियन डॉलर कर दी जाएगी एडाप्टेशन फंड को, और लॉस एंड डैमेज फंड को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह से ये सारे इम्प्लीमेंटेशन जो है इनका एक्सेलरेटर का एक कोई मेथड बनाया जाएगा, तो इतनी तेजी से ये इम्प्लीमेंट हो के इसके ऊपर। और ये सारे जो है ना चीजें जब तय की जाती हैं, ये इनके फार्मूले ये मेथड बनाए जाते हैं, ये खुद काम करने लगते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कार्बन क्रेडिट के बारे में बात की गई थी ना पहले क्योटो प्रोटोकॉल में और फिर पेरिस एग्रीमेंट में। क्या आपने जीएचजी एमिशंस कम करने थे 5 टन, और आपने कर लिए 7 टन, जो 2 टन थे उसको फरोख्त कर दिए, जिसको जीएचजी एमिशंस कम करने थे 5 टन और उसने कम किए 3 टन, तो हिसाब बराबर हो गया। तो ये अब आप इसको गिन लें हजारों और लाखों टन में, तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इस पर भी जो है डेवलपिंग नेशन में काम नहीं हो रहा। वो लोग तो तैयार हैं, डेवलप नेशन वो करें, हम खरीदने के लिए तैयार हैं, आप ट्रांसपेरेंटली जनरेट तो करके दिखाएं।
इधर वही हाल है कि अभी तक हमारे यहाँ सिस्टम ही पूरा नहीं बना है। ये एक अलग दुखड़े रोने वाला वक्त नहीं है ये। अब मैं वाइंड अप करता हूँ अपनी बात को। ठीक है जी, 7 बज गए। आप प्लीज बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट ये कम से कम देखें और एक एक सवाल पूछ लें, ताकि और वो पूरे फ्लोर से पूछेंगे, कोई भी उसका फिर जवाब देना चाहे, ताकि एक डिबेट की शक्ल में एक अच्छा एक इंटरेक्टिव सेशन रहे। Without much dependence on funds, what Pakistan can do beside education, debates and discussion? What practical debate discussion होगी तो फिर ही उसके बाद ही अमल की तरफ आएंगे ना। जब पता ही नहीं होगा कि जाना कहाँ है तो जाना कहाँ से शुरू करेंगे। तो ये असल मसला ये है कि अभी तक तो हम जो है इसको एज ए प्रोफेशन ही लेना चाह रहे हैं कि हर फर्द कह रहा है कि मैं फुल टाइम क्लाइमेट चेंज के अंदर एक्टिविटी करूँ। नहीं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस करें। आप फर्नीचर का काम करते हैं, आप फर्नीचर का काम करें। आपका होटल का रेस्टोरेंट है, फूड बिजनेस है, उसमें करें। आप एजुकेशनिस्ट है, एजुकेशनिस्ट रहें। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन एड ऑन के तौर पर ये चीजें लें, फिर इसी तरह से ग्रो करेंगे। हमारी अब जैसे हमारी ये है ना एकेडमी, हम चाहते हैं कि इधर से जितने भी लोग जाएं तो कम से कम पोजीशन होल्डर कुछ नहीं तो आके हमें ऑफर दें कि जी हम भी एक एक सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर चेंज आएगी। जैसे अभी भी काफी हद तक वॉलंटियर करते हैं। हमारे पास एक वॉलंटियर है, वो पोजीशन होल्डर थी हमारे एक कोर्स की, वो काम करती है 3 कोर्सेज से लगातार साथ में। तो इस तरह से अभी चिराग से चिराग जलेंगे बेगर्जी के साथ। एक सेक्टर में ऐसा होगा और बाकी फिर जो लोग मतलब इसको एज ए सोर्स ऑफ इनकम, एज ए प्रोफेशन यूज करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो सारे भी। फॉर द डिसीजन दैट हैज बीन टेकन इन द कॉप 2035 में सुलेमान ज्यादातर चीजें था क्लाइमेट फाइनेंस के, अडेप्टेशन फंड का। और जबकि ये फेज आउट का फॉसिल फ्यूल का आप देखें नेक्स्ट कॉप में क्या होता है। तुर्की में होगी ये नेक्स्ट कॉप, कॉप 31 तुर्किया में, अनातोलिया जो शहर है ना वहां पर होगी। तो वहां देखते हैं फिर क्या लॉबिंग होती है। लेकिन जब इधर एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है वही कुछ नहीं कर सका तो वो क्या कर गया। हाउ मच फंड इज एक्चुअली बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस, एज यू सेड दैट एवरी टाइम एलोकेशन फॉर फंड इज। देखें जी, हाँ उस्मान, एक तो क्लाइमेट फाइनेंस के अभी तक हम 300 बिलियन डॉलर तक नहीं पहुंच सके। पाकिस्तान को कितने फंड मिलते हैं? पाकिस्तान को अगर आप GCF लिखेंगे ना, ग्रीन क्लाइमेट फंड, वहां पर जाएंगे तो ओपन जो दिखा रहा है वो तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 650 या 700 मिलियन डॉलर अब तक हमें मिले। लेकिन ये कम है, अपडेट नहीं किया गया उसको, ठीक है ना। उनको भी करना चाहिए GCF वालों को। पाकिस्तान में भी तो एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। पाकिस्तान हर 2 साल के बाद एक UNFCCC में रिपोर्ट भेजता है कि हम हर काम बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली कर रहे हैं। बायनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट अभी रिसेंटली गई है, एक एक चीज का हिसाब किताब रखते हैं ये वो। अब वो हम उसको पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे, उसके बाद बार बार क्वेश्चन करेंगे ना। राइट टू इंफॉर्मेशन का ये हसनी साहब मौजूद है, ये बताएंगे क्या हाल किया हुआ इन्होंने कि चक्कर लगा लगा के जो है बेजार कर देते हैं। कि राइट टू इंफॉर्मेशन का एक लॉ है, आप जो सवाल उनसे पूछेंगे उसका जवाब देना उनको, कोई भी गवर्नमेंट का इदारा हो। लेकिन किसके पास इतनी फुर्सत है, कितना वक्त, किसके पास वक्त है? और जाओ तो फिर अपना वहां पर जो जवाब दिया जाता है और जिस तरह से टहलाया जाता है, हिले बहाने की जाती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अदरवाइज अभी तक पाकिस्तान को जैसे ये कॉप है, इस कॉप से जो भी डिसीजन हुए हैं अगर इनके इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो 15 से 20 बिलियन डॉलर जो है इजाफी मिलेंगे। और खासतौर पर एडाप्टेशन जो 2025 के जो सैलाब है उसमें बताया जा रहा है 2 बिलियन डॉलर तक इनको फंड मिल जाएंगे। जैसे हमारे पास अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, इसका बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट है, रिचार्ज पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, और अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो फेल हो गया था ग्लॉक में क्योंकि उन्होंने कम्युनिटी मोबिलाइजेशन नहीं की थी। यूनी UNDP भी उसमें शामिल थी, वहां पर वो काम नहीं कर सके थे, वो जो उन्होंने टेलीमीटर्स लगाए हुए थे इस वजह से नहीं काम कर रहे थे कि कम्युनिटी उनके साथ नहीं थी और वहाँ के लोकल जो लीडरशिप है उसको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था। ये 3-4 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जो है किसी हद तक कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं। जैसे बिलियन ट्री सुनामी है, कहते हैं अगर ये बिल्कुल नहीं होता तो ये सैलाब में जो तबाहियां आई हैं इसकी दुगनी होती। लेकिन ये कैसे कोई बताएगा? वो उस वक्त ही बताएगा जब एडाप्टेशन इंडिकेटर्स हमारे पास होंगे। एडाप्टेशन इंडिकेटर का मतलब ये होता है 150 पुल है हमारे पास, 150 में से 330 जो है वो हर तरह की प्रेशर जो है उसको सस्टेन कर लेंगे, 50 जो है उसमें कुछ क्रैक्स आ सकते हैं, और 12 जो है उनको फौरी तौर पर गिरा कर नए बनाने की जरूरत है। ऐसे इंडिकेटर्स बनाने की जरूरत है जो कि नहीं है अभी हमारे पास। तो ये सारी भी ये कॉप के अंदर तय हुआ है किसमें बनाएंगे जी। अब मैं ओपन कर रहा हूँ फोरम, मुख्तसर सवाल बगैर बैकग्राउंड के, बहुत ज्यादा तफसील के, मुख्तसर अपना तारुफ करा दें 1-2 जुमलों में, और उसके बाद कोई सवाल पूछें। फोरम से ही कोई जवाब देना चाहता है वो जवाब दे दे, मुझे आता होगा तो मैं उसका जवाब दे दूंगा जी।
We need to make a comprehensive plan for improvement to mitigation of climate action and also an important part of the ozone layer and global warming. जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग का तो ये अहम पार्ट है मुस्लिम साहब। ओजोन लेयर पे तो डेवलपमेंट ये वाहिद शुबा है ओजोन लेयर का जिसमें बेहतरी आई है। जो हम कहते रहे ना कि नेगेटिव इतने भी नहीं हो सकते हम, इतने ज्यादा भी आइसोलेशन में नहीं हो सकते। मतलब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कंट्रोल करने के लिए जो मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत उन्होंने क्या किया, टैक्स कर दिया ऐसे फ्रिज को जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की एमिशंस होगी, उसको इतना टैक्स कर दिया डेवलप्ड नेशन ने भी और उसके बाद ये हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक ने भी, जिनको फंडिंग और फाइनेंसिंग भी की गई, कि वो फ्रिज महंगे हो गए और जिसमें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन थी, मतलब कम ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाली गैसें जिससे एमिट होती थी एसी और फ्रिज से, उनको सस्ता कर दिया गया या उनके मुकाबले में थोड़ी कीमत कम कर दी गई, तो वो ज्यादा बिकने लगे, वो खत्म हो गए। तो इस वजह से फिर इसका बेनिफिट क्या हुआ, उसका बेनिफिट ये हुआ कि एमिशंस कम हुई, ये जिसको फ्लोरिनेटेड गैसेस कहते हैं जो कि ओजोन को नुकसान पहुंचाती है, और ओजोन लेयर की दरार अब काफी कम हो गई। ये वाहिद एरिया है जिसमें अचीवमेंट आ चुकी है। तो इसका मतलब है ग्लोबल एक्शन के जरिए पॉसिबल है कि हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को। हाँ, बाकी चीजों के लिए हमें एक मिटिगेशन प्लान बनाना चाहिए। वही मैंने कहा कि हमारा है एनडीपी, वो एनडीसी, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, उसके तहत हमने ये कमिटमेंट की हुई है कि हम जो है 50% तक कम करेंगे एमिशंस 2035 तक, लेकिन उसमें से 17% तो हम अपने रिसोर्सेज से कम करेंगे। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन नहीं होने देंगे, फॉरेस्ट लगाएंगे, मैंग्रोव्स के फॉरेस्ट लगाएंगे, और बाकी जो 33% है उसमें कहा आपको क्लाइमेट फाइनेंस देनी होगी। ये एनडीसी हमने 2 साल का जमा कराया हुआ है। अब इसके ऊपर हमारी जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है वो डिपेंड करता है, क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी है, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट के इदारे आइसोलेशन में काम करते हैं वैसे वो काम कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनकी इंप्रूवमेंट होती है। अभी बड़ा अच्छा वहां पर एक इम्पैक्ट वहां पर क्रिएट किया कि मुख्तलिफ सूबे गए, एक दो उनके साथ ये बातें हो गई थी कि एक नेशनल लीडरशिप को पहले दिन सामने आना चाहिए था, उसके ऊपर एतराज भी हुआ। अदरवाइज ओवरऑल पाकिस्तान पवेलियन ने वहां पर अच्छा रोल प्ले किया। उसके बाद सिंध से भी, बलूचिस्तान से भी गए। कार्बन सिंध का जो प्रोजेक्ट था अपना मैंग्रोव का, उसको शोकेस किया गया। पंजाब का साफ सुथरा सुथरा पंजाब का प्रोजेक्ट हो गया, और कैसे ये इसको अपना स्मोक के ऊपर जो है मेजर्स ले रहे हैं, या ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक चल रहा है बहुत ही समझे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, उसको शोकेस किया गया। अपने तौर पर एफर्ट ले रहे हैं, लेकिन वही बात यही है कि स्टाइल वही गवर्नमेंट का, इस वजह से फिर हमें शकूक होते हैं। जी जनाब, ये 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक सबसे पहले एजाज अली कीरियो साहब करेंगे, फिर हुमा जमाल करेंगी, और फिर आसिम इकबाल करेंगे। एजाज अली कीरियो साहब जी, मुख्तसर पुरअसर। जी बहुत शुक्रिया सर। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि इतना ज़बरदस्त आपने प्रोग्राम किया है। और सर मेरा स्पेशल ये है कि जो कराची का इस साल समंदर है वहाँ पे, अब मैं नाम लूंगा तो कुछ मिसिंग ना हो जाऊं, डीएचए का पानी डायरेक्ट जा रहा है उसी में समंदर में। तो इसका बड़ा दुख है कि ये क्यों, हालांकि अच्छे इदारे हैं, इनका पानी क्यों डायरेक्ट जा रहा है डीएचए का। तो इसकी बहुत, अब वैसे मसाइल तो बहुत सारे हैं, मगर ये जो अच्छे इदारे हैं हमारे पाकिस्तान के, उनका सारा पानी डायरेक्ट जा रहा है। तो इन चीज़ों को भी देखना चाहिए कि हमारी पॉलिसीज गवर्नमेंट की क्या हो रही हैं, बजाय हम किसी बाहरी मुल्क के फंडिंग का इंतजार करें। हमें अपने भी चीज़ें देखनी चाहिए ताकि कुछ बेहतरी आ सके। शुक्रिया सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कीरियो साहब, सही आपने पॉइंट आउट किया। हाउसिंग सोसाइटीज, ये डीएचए, दीगर जो सोसाइटीज है, ये इंडस्ट्रीज का हमारा जो इस्तेमाल शुदा पानी अनट्रीटेड जा रहा है और एक अरसे से जा रहा है। इस वक्त कराची में जितनी इंडस्ट्रीज जो कि रिलीज होता है उनका वेस्ट वाटर, उसमें से मुश्किल से 200 से 300 के करीब इंडस्ट्रीज हैं जो कि ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीट के जरिए ट्रीट करके बेचती हैं पानी को समंदर में बहा के, बाकी बगैर ट्रीट के जा रहा है। अब ये तय थोड़ा डेवलपमेंट हुई है कि सिंध गवर्नमेंट ने और फिर यहाँ की सिटी गवर्नमेंट के जो ये मेयर साहब है ये एफर्ट ले रहे हैं कि इन्होंने जो है फंड्स भी एलोकेट कराए हुए हैं, और
जो स्पेस है, जगह है, उसको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। लेकिन बात वही आती है कैपेसिटी की। हमारे यहाँ इतने हाईली क्वालिफाइड, टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं नहीं, टोटल हम रिलायंट है कंसल्टेंट पे। वही फिर प्रोसेस आ जाता है टेंडरिंग का, बिडिंग का, प्री क्वालिफिकेशन का। वो एक लेंथी प्रोसेस आएगा और उसमें फिर वही सारे अच्छा मसाइल सर, जो तकनीक गवर्नमेंट में में। आवाज सर, एक सेकंड जी। होगा मैं कि सर अर्बन ये फॉरेस्ट जो बनी है उसी में भी काफी मसाइल आ रहे हैं आजकल, मसलों को इसको भी थोड़ा देखना चाहिए। ना। एक तो बिल्कुल प्रोजेक्ट बनते नहीं है कि आते हैं तो उनको बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा वो परेशान करते हैं। हम्म। हाँ बिल्कुल, क्रिटिसाइज करने, मैंने वही कहा ना कि आप थोड़ा सा रूटीन से, ट्रैक से हट के काम करें, आपके ऊपर उंगलियां उठाने वाले फौरन तैयार हो जाते हैं। हमसे इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं कि आप बताएं फंडिंग कहाँ से आती है। कसमें खाते हैं हम नहीं, अपनी मदद आपके तहत एक छोटा सा हमारा प्रोजेक्ट है अवेयरनेस का, एजुकेशन का, उसको लेके चल रहे हैं। लेकिन समझा समझा के थक जाते हैं। अभी हमने ये एक क्लाइमेट जर्नलिज्म का डिप्लोमा अनाउंस किया, आज सुबह से ही 10 कॉल आ गई कि फंडिंग कहाँ से आई, क्योंकि हमने लिखा फुली फंडेड प्रोग्राम। वो फंडेड हम क्या करते हैं, अपने जेब से फंडिंग करते हैं पूरी। जेब से क्या फंडिंग करते हैं, सारी सर्विसेज हम फ्री में दे देते हैं, और थोड़ा बहुत ये जो नेट के और ये इसके खर्चे होते हैं वो हम अपने तौर पे कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। दो चार साथी हैं हमारे, वो जेब से कंट्रीब्यूट करके इसको चला रहे हैं। तो वो बार बार ये कि ये जी फंडिंग कहाँ से आती है और हमें कितनी मिलेगी और वगैरह वगैरह, तो ये सोच है, अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कुछ अरसे बाद ये है कि समझ आएगी तो फिर मामला आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन बहरहाल सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हाथ पे हाथ बिल्कुल रख सर। के या छुप के बैठ जाया जाए, अपने तौर पे रोल प्ले करना होगा। जी हुमा जमाल। बिल्कुल सर, शुक्रिया। हुमा जमाल, ये भी हमारी एक बैच था, उसकी क्वालिफाइड है, ट्रेनिंग हासिल की थी। देखें अब ये आधे से ज्यादा मुझे लोग नजर आ रहे हैं, कोई ना कोई किसी ट्रेनिंग में कहीं मौजूद था हमारे। जी हुमा। सर मेरी आवाज आ रही? अ, मेरा जी आ सवाल रही है, जी आ रही है। मेरा सवाल क्योंकि जायज़ा ये कोप 30 पर इंटरनेशनली है, तो मेरा इंटरनेशनल ही सवाल होगा कि एक तरफ हम कोप 30 या कोप के नाम पर कॉन्फ्रेंस सजा रहे हैं, और दूसरी तरफ फ़ज़ाई ताकत दिखाने के लिए एयर शोज़ जारी हैं। लाइक अभी दुबई में अगर देखें कि फ़ज़ाई ताकत के लिए ये मुज़ाहरे किए जा रहे हैं, कार्बन का इखराज किया जा रहा है। दूसरी तरफ दुनिया में जारी जंगें देखी जाएँ, इस वक़्त जितनी भी जंगें जारी हैं, तो वो सब यही कार्बन का इखराज कर रही हैं जंगें। तो ये मौज़ूआत क्यों डिस्कस नहीं होते कोप्स में या दीगर फोरम्स पर कि सबसे ज़्यादा तो कार्बन का इखराज इन्हीं चीज़ों में किया जा रहा है? ये मेरा सवाल। बिल्कुल बिल्कुल पर्टिनेंट सवाल है, बिल्कुल रेलेवेंट सवाल है जी। देखिए जी, एयर शो जो है ना, ये तो हर मुल्क की स्ट्रेटेजिक मजबूरियां हैं। एयर शो से दो मकासद होते हैं, यही नहीं होता कि अपने आप को दिखाना होता है कि हम ताकतवर हैं, बल्कि ये भी होता है कि हमारे पास इस क्वालिटी की प्रोडक्ट्स है कि आपको अगर खरीदना है तो आप बताएं। ठीक है जी, ये तो हो गया इनका प्योरली एक स्ट्रेटेजिक मैटर हो गया, जो कि उसका डिफेंस का डोमेन आता है, वो क्लाइमेट चेंज का डोमेन नहीं आता हमारे यहाँ। सारा मसला हाँ ये जरूर है, फॉसिल फ्यूल से जब ट्रांसफर का, ट्रांजिशन का रोड मैप बन जाएगा, तो उसमें ये थोड़ी कहा जाएगा कि सिवाय जंगों के आपको हर जगह एमिशंस पर पाबंदी होगी, जंगों में इजाजत होगी, नहीं। फिर जंगों में भी तो यही क्लाइमेट डिप्लोमेसी चल रही है ना, इसको क्लाइमेट गवर्नेंस जो ग्लोबली है, ये जो ममालिक एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, अलायंस बन रहे हैं, मतलब एक अलायंस ऐसा भी तो बनेगा ना। जैसे वाटर रिकॉर्ड में इंडिया और पाकिस्तान बात करने में मजबूर होते हैं ना, ख्वाह कितनी टेंशन हो, इसी तरह से एक अलाउंस ऐसा भी बनेगा जिसमें जीएचजी एमिशंस के ऊपर बात होगी। या जैसे अभी हमने कहा कि ऊपर से आ रही है फसलों का, फसलें जलाने से ऊपर से आ रहा है जो है वो एमिशंस आ रही है फसल की बाकियात जलाने से, इस वजह से स्मोक हो रहा है। फॉरन से इंडिपेंडेंट इदारों ने टेस्टिंग की, कहा जी 80% इधर से ही है, 20% वहां से। अब आप बताएं किसको प्रायोरिटी बन दी जाए। साइंस लीड करने जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर वो जब ट्रांजिशन का पूरा प्लान बनेगा तो उसमें ये भी होगा कि जी जंगों को आप जस्टिफाई करेंगे, जंगों में जो एमिशंस हो रही हैं और जंगों के जरिए जो भी नुकसान नेचर को हो रहे हैं, मतलब नाकाबिल तलाफी नुकसान होता है नेचर को जब जंग जमीन के ऊपर लड़ी जाती है या बॉम्ब गिराए जाते हैं। उसके बाद रेस्टोरेशन और रिकवरी में जो है ना, सैकड़ों साल लग जाते हैं। तो वो सारी इसमें शामिल होगा। लेकिन अभी तो बात वही आती है कि ग्लोबल फ्रेटर्निटी इतनी फ्रीक्वेंटली, और कौन सा टॉपिक था जिसपे मिलती थी, कि ये 1200 से शुरू हुए थे पहली कॉन्फ्रेंस में, बर्लिन में हुई, बॉन में हुई थी पहली कॉन्फ्रेंस में 1200 हुए थे। अब के ये 50,000 थे, दुबई में 90,000 थे। चले 90,000 इसलिए कि टूरिस्ट रिजोर्ट था इसलिए लोग आ गए, लेकिन अभी भी दुनिया से 50,000 लोग आते हैं, जिसमें से 10,000 फंडेड होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के,
5000 एनजीओ के और डोनर इदारों के फंडेड होते हैं। 35,000 लोग जेब से खर्च करके आते हैं और बड़े हैंड टू माउथ रह के जाते हैं वहां पर, बड़ी मुश्किलों से जाते हैं और बड़ी मुश्किलों से गुजारा करते हैं। हम भी एक दो में गए तो बस ऐसे गए जैसे इधर से कभी सक्खर गए हों या फैसलाबाद गए हों ना, उस तरह से गए, ना जाते हुए कुछ था और ना आते हुए कुछ था। क्यों? क्योंकि उस कॉज के लिए जाना था, वहां पर जाके धक्के खाने थे और प्रोटेस्ट करना था, रिएक्ट करना था। तो ये कम्युनिटी, ये 50,000 उम्मीद, कम उम्मीद है, थोड़ी उम्मीद है कि हर साल मिल रही है, आकर मिल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। उम्मीद की साइड को हमें जरूर देखना होगा कि आहिस्ता आहिस्ता मुत्तफिक तो हो जाए और जो ताकतवर है उनको कन्विंस कर ले, इन्फ्लुएंस तो कर ले अपनी यूनिटी बार बार दिखा के। उसके बाद अगला स्टेप आएगा कि जी हाँ जी, अब इनको कैसे रोका जाए। अभी तो रोकने की ताकत और अहलियत पैदा करने की बात हुई है, उसके बाद हम इनको रोकने की इकदाम की बात करेंगे, कौन कितने इकदाम करें। जी तीसरे रह गए जी आसिम भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। हाँ, मेरा सर आपसे क्वेश्चन यही है, इंटरनेशनली क्वेश्चन है दो। एक तो सर बाकी हर चीज़ पे बात हो गई थी, एक बात उनकी जो वेट लैंड्स होती हैं उस पे उनकी बात नहीं है, उसके लिए कोई मेजर्स नहीं लिए। दूसरी चीज़ सर, डेटा, बिग डेटा सेंटर्स जो हैं, जिस तरह एआई वगैरह के जो बिग डेटा सेंटर अब बन गए हैं और इस तरह और भी डेटास के काफ़ी बिग डेटा सेंटर हैं, वो अब एक सिटी में तो उन्होंने जितना डैमेज करना था उसको, मतलब वाटर के ज़रिए या टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है एक सिटी का, अब वो क्या कर रहे हैं, सिटीज़ चेंज कर रहे हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? अगर कॉप में ये बातें तो नहीं हुई, क्योंकि जितने भी बिग नेशंस हैं वही, उन्हीं के पास ये बिग सर्वर्स वगैरह या बिग डेटा सेंटर उन्हीं के पास हैं। तो इस पे भी सर अगर आप कुछ राय दें या सजेस्ट करें, शुक्रिया। हाँ जी, देखें आसिम, बहुत अच्छा सवाल किया। पहला तो देखें वो सवाल है ना आपका वेटलैंड का। वेटलैंड पे एक हमारा ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑलरेडी है, वो है रामसर कन्वेंशन, ठीक है ना। रामसर कन्वेंशन के तहत डिक्लेयर्ड जो वेटलैंड्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए जो है कुछ रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं और सारे ममालिक उसमें पाबंद हैं कि जब भी कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी होगी तो वो जो रामसर साइट्स हैं उनको किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। ठीक है जी। अच्छा, इसमें कॉप में एक और भी बात हुई जो इतनी ज्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं है, लेकिन उस पर 20% फंड एलोकेशन की बात हुई है। वो है जी अपना कार्बन सिंक को बढ़ाने का। कार्बन सिंक मतलब वो जो कार्बन को जखीरा कर सकते हैं, जिसमें फॉरेस्ट अहम था, वही जो रेन फॉरेस्ट है अमेज़न के, उसके लिए एक कार्बन जो है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फंड जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया और वो कायम किया गया। ये तो इस साइड पे तो कुछ ना कुछ ही है। जैसे बायोडाइवर्सिटी है ना, वो इसको बायोडाइवर्सिटी को इतना ज्यादा टच नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? बायोडाइवर्सिटी का अलग से फ्रेमवर्क है, उनकी भी कॉप इसी तरह से होती है। हाँ जरूर है कि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज में, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है। इसी तरह से ये जो वेटलैंड्स है, ये न सिर्फ ये कि कार्बन सिंक का एक बहुत बड़ा जरिया है, बल्कि ये वाटर शॉर्टेज और इसके लिए भी जो है ना बहुत अहम किरदार अदा करती है वाटर सिक्योरिटी के अंदर। तो इसमें थोड़ी बहुत बात हुई है कार्बन सिंक के हवाले से। 20% का एक फंड एलोकेट भी किया गया, क्योंकि वो हमारा डायरेक्ट सब्जेक्ट उन ममालिक का ज्यादा है जहाँ पर बड़ी रेंज है रेन फॉरेस्ट की। लेकिन पाकिस्तान को जो 15 से 20 बिलियन डॉलर की जो इमदाद की उम्मीद बताई जा रही है, उसमें ये डिफॉरेस्टेशन को रोकने का भी फंड इसी में शामिल होंगे। 15 से 20 बिलियन डॉलर में जो अगर ये इस्तेमाल कर लिए और हमारे पास आ गए तो हमारे यहाँ अडेप्टेशन और मिटिगेशन की बेहतरीन शुरुआत हो जाएगी। बाकी रही दूसरी बात पे अभी तक कोई भी लीगल कोई ग्लोबल फ्रेमवर्क बना ही नहीं है कि ये एआई को, अभी तक तो सिर्फ रिसर्च बेस्ड बातें ही हो रही है। रिसर्च से अभी पॉलिटिकल साइड पे जब भी कोई रिसर्च होती है ना, तो रिसर्च के बाद साइंस उसको ओके कर देती है, उसके बाद वो पॉलिटिक्स के अंदर, उस पॉलिटिकल डोमेन के अंदर आता है कि अब आप इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डोमेन में उसको कैसे कंट्रोल करें। तो अभी कह रहे हैं कि इसके ऊपर अभी मरहलावार वक्त लगेगा। क्यों? इस वजह से मरहलावार लगेगा, वो आप क्लाइमेट चेंज को हिट नहीं करने जा रहा है, इकोनॉमिक्स को भी हिट करने जा रहा है। इकोनॉमी को, पूरी की पूरी इकोनॉमी को, एक बंदे ने किताब लिख दी लास्ट इकोनॉमी के नाम से, नेट पे आसानी से अवेलेबल। वो जॉर्डेनियन बंदा है, बड़ा आईटी का एक्सपर्ट है, उसने तो बता दिया है कि जी आपके आइंदा कोई 30 से 40 साल में 60% लोग बेरोजगार होने वाले हैं, आप घरों में बैठने वाले। तो वो इकोनॉमी को जो हिट करेगा, उसके बाद तो कोई कसर ही नहीं रह जाएगी कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बात नहीं है। लेकिन जितनी तेजी से लिया जाए, इतनी तेजी से इसलिए नहीं हो सकता कि जब पहली दफा एक साइंसदान था लॉर्ड कीलिंग,
उसने जब बताया था कि क्लाइमेट चेंज हो रही है, तो उसने इस डर से ज्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं बताया था कि इसके ऊपर कोई बड़ा हंगामा, कोई बड़ी जो है ना लीगल कोई इनिशिएटिव ना ले लिया जाए ग्लोबली और इसको पहले से ही ब्लॉक नहीं किया जाए। बड़ा डरते डरते आहिस्ता आहिस्ता समझदार लोगों को बताया था। फिर जाके उसका कीलिंग कर्व अगर आप लिखेंगे नेट पे तो पता चलेगा कि उसने ये साबित किया था कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन बढ़ रही है, और आखिर जाके 1988 में माना गया था। इसी तरह से एक एक्सॉन मोबिल कंपनी ने 1970 के अंदर उनके साइंटिस्ट ने रिपोर्ट दी थी कि हम ये बना तो रहे ऑयल प्रोड्यूस तो कर रहे हैं और फरोख्त भी कर रहे हैं, लेकिन ये 25 से 50 साल बाद इसके ऊपर एक क्लाइमेट चेंज की तबाही आएगी। तो उस रिपोर्ट को छुपा दिया गया था, और फिर अलमी यही है कि 2023 में वो लीक हुई है रिपोर्ट, उसके बावजूद उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। इस वजह से नहीं हुआ है 50 खरब डॉलर से ज्यादा सब्सिडी देते हैं जो दुनिया के ममालिक, वो सब्सिडी मुफ्त में नहीं देते सवाब की नीयत से, वो उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। इसी वजह से वो फॉसिल फ्यूल की ट्रांजिशन को भी रोक रहे हैं कि नहीं, पहले हम उस सब्सिडी के जितने भी फवायद हैं ये सस्ती बिजली हासिल करते रहे, क्योंकि ट्रांजिशन में एक दौर ऐसा आएगा कि थोड़ी सी बिजली और ये सारी जो फ्यूल्स हैं आपको ये महंगे मिलेंगे, आपको एडजस्ट करना होगा। जो अभी भी हम कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लग्जरी है, तो एक जमाने में ये पेट्रोल व्हीकल भी लग्जरी होती थी, फिर उसके बाद वो बेसिक नेसेसिटी के अंदर आ गई, जैसे कि अब पेट्रोल व्हीकल आई। तो वो अब हमारे साथ है ट्रेजडी कि हम उस दौर में आए हैं कि जब वो ट्रांजिशन का फेज है, लेकिन हमारे बाद जो नई नस्ल आएगी उनको तो एज ए नेसेसिटी है इलेक्ट्रिक की व्हीकल मिलेगी। ये टाइम फैक्टर बहुत अहम है इसके अंदर, जो इसके अंदर रोल प्ले करेगा। तो ये इसकी बुनियादी वजह है कि देर से होगा, ये अभी हम इतनी तेजी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये डेटा सेंटर और ये जो इसके ऊपर जो पानी जाया होता है और उनको चलाने में उनके सर्वर को, ये सारी चीजें। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा जी, जावेद हुसैन आफरीदी, व्हाट इज द फ्यूचर रोल ऑफ चाइना इन इम्प्लीमेंटेशन रूल रिलेटेड टू कॉप? इंडिया, चाइना, इनके पास कोल के इतने जराए हैं, इतने रिजर्व है कि वो किसी भी इनिशिएटिव में बहुत आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे हम लोग हैं, पाकिस्तान है, हमारे साथ क्या हुआ, कोई 70s में एक गए थे थर में, अंसारी साहब, बड़े मतलब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, एनर्जी साइंटिस्ट थे। उन्होंने उस वक्त बता दिया था कि इधर बहुत सारा कोल है, आप निकालें इसको। तो कब निकला था जाके? 94 में उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। फिर ये 2000 में जाके ये कोल जो है निकाला गया और फिर उधर प्लांट लगाया गया। हमारे पास 172 बिलियन टन कोल के जखायर हैं। अब आप बताएं, और ये कब तक हमारी नीड्स पूरी कर सकते हैं? 350 साल हमारी कोल की नीड्स पूरी कर सकते हैं ये, और पूरे मुल्क की बिजली ये बना सकते हैं। लेकिन वो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कि नहीं बन सकती हो, इसलिए लेके बैठे हुए। लेकिन क्या है, रिलक्टेंट है। इसी तरह से इंडिया और चाइना इसी तरह से रिलक्टेंट है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है ना इसको जो है ना डिले किया जाए, लिंगर ऑन किया जाए। सारों की स्ट्रेटेजी इस वक्त ये कि डिले किया जाए और सॉफ्टन किया जाए रूल्स को, ऑब्लिगेशंस को, बाइंडिंग एग्रीमेंट्स को। ये हिसामुद्दीन सर, प्लीज डोंट बी अपसेट, बट आई वुड लाइक टू सबमिट दैट यू सेड थर कोल इज स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट and resources have been allocated to it. However, the facts are the opposite. Thar coal has not provided any real benefit to the people of Thar. देखें जी हिसाम साहब, मैं एक तो बता दूं, मैं वहां थर जाता रहा हूँ क्योंकि मेरा गांव है कुंडरी। इससे ज्यादा तो बेहतर कोई नहीं जान सकता, ठीक है ना। मैं वहां का फर्द हूँ, आंखों से मैंने करीब से देखा है। स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, मैंने नहीं किया है, वो सीपैक का हिस्सा है ना। नंबर 1। नंबर 2, एक एनर्जी मिक्स होती है। अब हम यूरोप हमसे ये कह रहा है कि हाँ जी आप थर कोल से वापस आ जाए। आसिम माइक बंद करें अपना। यूरोप हमसे ये कह रहा है कि आप कोल से तो आप निकले फॉरेन पे, भाई तुमने तो जला दिया पूरा कोल, अब आके तुम हम पे चल रहे हो। हमारा तो 1% कंट्रीब्यूशन है ना। हम ये बताएं कि इस बात के क्यों चैंपियन है कि मिटिगेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं। हमारा तो 1% कंट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया की एमिशन। हमें मिटिगेशन में नहीं, एडाप्टेशन में और लॉस एंड डैमेज में दो भाई, उसके अंदर फंडिंग करो। ये उलझाया जा रहा है। एनर्जी मिक्स, हम फौरी तौर पर एक्सट्रीम एनर्जी मिक्स की तरफ नहीं जा सकते कि इनको सबको बंद कर दें। और ये बड़ी साइंटिफिक बात है कि अगर हमने थर कोल को खत्म करके वहां पर पूरे के पूरे सोलर पैनल लगा दिए तो वो जो उसकी इकोलॉजी है तब भी वो चेंज हो जाएगी। तो वो भी एक एक्सट्रीम सिचुएशन है। लेकिन ट्रांजिशन होगा, जैसे थर कोल की अपना कोल की इंपोर्ट पे बैन हो गई है, सबसे पहला मरहला ये हुआ। अब दूसरे मरहले में ये है कि नया प्लांट लगने नहीं दिया जाए, इसके ऊपर मास मोमेंटम की जाए। अभी आपको भी मालूम है ना, वहां पर जो ह्यूमन जंजीर बनाते हैं या रेजिस्ट करते हैं अभी तो कम लोग हैं ना।
जब ये बढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जब इनको अच्छी तरह से समझाया जाएगा कि पहले अपने आप को एम्पावर तो करो, अपने आप को इस सब्जेक्ट के ऊपर अपनी ग्रिप तो हासिल करो, हर चीज को इसके अंदर जो है अपनी कम से कम इतनी कि आपको कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट में हरा ना सके उतनी तो चीज, और ये इसी से होगी, एजुकेशन से, अवेयरनेस से, बात करने से। अच्छा हुआ आपने ये बात की, तो उसके बाद ही फिर ये करेंगे ना। ये तो अभी कुछ लोग हैं जो कम रिसर्च करे हुए, वो सामने बड़े रिसर्चर बैठे हुए, वही जो समर मुबारकमंद है, वो जब आके कहीं भी मीटिंग में बैठता है सब आए बाएं करने लगते हैं। मैं ऐसी मीटिंग्स का हिस्सा रहा हूँ, वो फिर खामोशी हो जाती। पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को कवर भी मैंने किया था वहां पर, उस वक्त जब 94 में बेनजीर साहब आई थी और थरकोल को जो उन्होंने ओपन किया। तो ये इस पे हम डिस्कस करते रहे अभी, उसके बाद फिर हम मायूसी का इजहार करेंगे कि अब कुछ नहीं हो। कम से कम हम पहले उन तक बात तो पहुंचाए अच्छी तरह से कि भाई ठीक है, आपको बहुत डर लग रहा है ना कि इससे पूरा मुल्क अंधेरे में डूब जाएगा, चले अभी आप एक डिक्लेरेशन कर दें क्लाइमेट फाइनेंस के लिए और एडाप्टेशन के लिए कि आप तीसरा प्रोजेक्ट नहीं लगेगा। ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 हो गया ना, ब्लॉक 3 नहीं। उसके बाद फिर आप आगे की बात करेंगे, जैसे थर्मोकोल की इंपोर्ट के ऊपर जो है बात होगी। लेकिन ये बात जस्टिफिकेशन है कि भाई जिन लोगों ने देर से एक्सप्लोर किया, 172 बिलियन टन का करें क्या हम जमीन के अंदर जो रहेगा हमेशा के। तो ये कुछ बातें हैं जिसके ऊपर क्लैरिटी होना चाहिए। मैं भी कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूँ, इसकी मुखालफत नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आंखें बंद करके इसकी मुखालफत करनी चाहिए। दोनों की बात नहीं ठीक है जी। अब और कोई है, कोई सवाल? हाँ जी, हिसामुद्दीन, इसके अलावा एक्स्ट्रा पूछिएगा जो लिखा हुआ है ना, इसके अलावा एक्स्ट्रा। जी 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 सर, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल। आप अच्छा सर, सबसे पहले तो आई थिंक मैंने आपसे भी पहले जो कि वो ज्वाइन किया हुआ था, तो आपने बहुत जो कि वो अच्छी तरह से सारा का सारा जो कि वो बताया। मेरी एक तो जो कि वो गुजारिश आप थी, सबसे पहले तो ये जो थरकोल वाली, ये तो मैं कहना चाह रहा था, मेरा हैंड था काफी देर से, लेकिन शायद कोई टेक्निकल मसले की वजह से वो नहीं दिख रहा होगा। और उसके अलावा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक दो और बातें करना चाहता हूँ। सवाल नहीं है, बस अगर आपके पास हो टाइम। जी जी बताइए। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये थरकोल वाली हो गई, ठीक है। उसके अलावा जो जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान का जो पवेलियन था, उसमें जैसे ही कोप स्टार्ट हुई तो आपने देखा होगा कि एक स्लोगन जो लिखा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, फ्रॉम द इंडस टू द अमेज़न। वो कितना जो कि वो एक मुतजाद चीज थी। वही लोग, जैसे किसी भाई ने यहाँ पर वेटलैंड की बात की कि वेटलैंड्स को जो कि वो प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन हमारा जितना भी इंडस डेल्टा है, ये जो कि वो उसी वेटलैंड का जो रामसर कन्वेंशन हुआ था पैक्ट, उसी का हिस्सा है। लेकिन वही लोग जो जिनका इंडस के हवाले से जो मौकुफ था वो कुछ वहाँ कुछ और था, मार्च तक या फरवरी तक, उसके बाद और अभी वही जो लोग थे जिनका इंडस के मुतालिक जो कि वो एक था थॉट था, वो चेंज हो चुका है। तो पहली बात ये। दूसरी, वेटलैंड के हवाले से मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उस पे जो कि वो मैंने लास्ट ईयर हमने जो कि वो फरवरी में जो होता है वेटलैंड डे रामसर कन्वेंशन का, उस पे भी जो कि वो हमने एक पिटीशन फाइल की हुई थी, क्योंकि सिंध में वेटलैंड को सबसे बड़ा ये मसला है, स्पेशली जो सदर्न सिंध में है। नरेड़ी आपकी हो गई, या जुब्बो लेक जो हो गई आपकी, जब्बो लगून सिजावल डिस्ट्रिक्ट में, उनमें जो कि वो हद से ज्यादा, यहाँ पर एजाज भाई ने बात की, वो जो कंटामिनेट जो वाटर जाता है समुद्र में, तो ये हमारी जो वेटलैंड्स है, इनमें जो कि वो ये जो पानी जाता है जो शुगर मिल्स है उनका, तो एक तो उस हवाले से भी जो कि वो हमारी जो गवर्नमेंट से उनका कोई खास जो कि वो इकदाम है नहीं। और जब मैंने लास्ट टाइम जो कि वो एक ऑनलाइन कहीं पर कोई पिटीशन फाइल की थी, तो यही जो लोग थे इन्होंने वहां पर मुखालफत की। तो बस यही कुछ कहना था। थैंक यू सो मच। आई थिंक टाइम खत्म हो गया है। हाँ सर जी। एक लास्ट चीज मैंने आपसे ये पूछनी थी, जो कार्बन इमिशंस होती हैं किसी भी प्रोडक्ट्स की, क्या सर हम उस कार्बन को हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में यूज कर सकते हैं?
हाँ ठीक है, मैं पहले तो देखें उनका जवाब देता हूँ, फिर मैं इस तरफ आता हूँ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में। सही। हाँ जी हिसाम साहब देखें, अब इसको भी आप, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप आंखों पे पट्टी बांध बांध लें, वो बिल्कुल सही है, उनका मौक़िफ़ उस वक्त कुछ और था वो, लेकिन इसको ये देखें ना कि इसका मतलब ये कि अंदरूनी इख्तिलाफात भुलाकर वो वहां पर जाके वही बात कर रहे हैं कि जो एक ओवरऑल कलेक्टिव होना चाहिए, ये तो विक्ट्री हो गई ना, कि वो उन्होंने फिर वहां जाके हक बात की है, जो बात इधर नहीं करते थे वो वहां पर जाने पर मजबूर है। तो ये तो हमारा मौक़िफ़ जो है वो साबित हो गया कि वो सही है। नंबर एक, हमने जो एतराज किया था वो ये किया था कि नेशनल लेवल की लीडरशिप पहले दिन होती और पहले दिन वहां पर स्लोगन लोगो उनका होता, लेकिन जाहिर है अब वो पॉलिटिकल डोमेन आ जाता है, वो अब हम जो है ना उससे बाहर निकलेंगे तो फिर हम उसमें उलझ जाएंगे और उसी में फंस जाएंगे फिर पॉलिटिकल में, अगर हम बहुत ज्यादा गए तो। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम जो सेटअप चल रहा है और जिस तरह का पूरा ये स्ट्रक्चर है वो कैसे आया क्या आया, तो उस पर तो कोई डिबेट ही नहीं हो सकती कि ये क्यों गए थे, कैसे गए थे और पहले कौन गया था और बाद में कौन गया। ठीक है ना, वो हो गया। हाँ बाकी ये है कि एक और बात, एक प्रोजेक्ट चल रहा है लिविंग इंडस इनिशिएटिव, वो भी अभी तक इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे नहीं हुआ है। FAO ने उसको भी फंडिंग की हुई है, अभी तक उसकी क्लैरिटी नहीं आई है उसके ऊपर। एक हमारी साथी है बहुत अच्छी शबीना फराज, उनका आप लिविंग इंडियंस इनिशिएटिव कॉमा शबीना फराज लिखेंगे ना तो BBC पे उनकी एक रिपोर्ट आई, बड़े आम फहम आसान अंदाज में, हाँ वो अंदाज में बयान किया। तो उसके ऊपर प्रेशर बार बार बिल्डअप करने की जरूरत है कि भाई क्या आपने बात कर दी लिविंग इंडस इनिशिएटिव और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक लेके आ रहा है, कम से कम ये बताओ FAO ने कितनी फंडिंग की। इतनी हम में मॉरल करेज होने चाहिए कि इंतहाई आजिज़ी इनकिसारी और एहतराम के साथ जब भी किसी ऐसे प्रोग्राम में बैठे तो उनसे पूछे जनाब फलानी फंडिंग का हुआ क्या, वो हमारे पैसे हैं, उसके बारे में आप हिसाब दे दें। पहले कोई भी बैठा हो एहतराम से बोले, हुल्लड़बाजी ना करें, शोर ना करें, लेकिन ये हमारा राइट है जी। ये है सूरत भाई। आसिम इकबाल साहब इसके ऊपर एक मैं आपको रिसर्च शेयर कर दूंगा क्योंकि टाइम हमारा ज्यादा हो गया है। कार्बोनेटेड ड्रिंक की असल हकीकत क्या है और उसमें ये इस्तेमाल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, वो मैं आपके जाहिर है आप तो हमारे इसमें बैच में रहे हैं एक क्वालिफाइड, तो उसमें जो है मैं आपको रिसर्च शेयर कर दूंगा, उसका तफसीली जवाब मिल जाएगा, दोनों उसके अंदर ऑप्शन में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया भाई आप सब लोगों का। और मैं देख लेता हूँ कोई और। अल्लाह हाफिज नसरीन साहबा, हमारा डार, इज देयर एनी लिंक टू विजिट फॉर प्रोसीडिंग ऑफ कॉप? हाँ आप हमारा अगर आप COP30 लिखेंगी ना तो वो आपको लिंक मिल जाएगा वहां पर, पुरानी पूरी कार्रवाई भी मिल जाएगी, सब चीजें मिल जाएंगी। आप YouTube चैनल पे लिखें या वैसे भी लिखें COP30 तो पहली दो वेबसाइट जाएंगी, एक UNFCCC की आएगी और एक सेपरेटली हर कॉप की एक अलग से वेबसाइट बनती है जो कि होस्ट बनाता है, वो ब्राजील ने बनाई हुई है, वो उसके ऊपर भी आपको जो है ना मिल जाएगी। और कोई माइक सर अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कह रहा था खामोशी क्यों। जी जी सर सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी कि ये जो आपने वहाँ COP30 के डिसीजंस या जो उनकी मुश्तरका जो कह लें कि उनके निकात हैं जो उन्होंने बयान किए हैं या मुश्तरका एलामिया कह सकते हैं, वो अगर सिर्फ वही यहाँ पे एक तो ग्रुप में बेशक भेज दीजिए या यहाँ, तो वो ज़रूरत थी इन रिटर्न मिल जाए तो ज़रा रेफरेंस के लिए अच्छा होता है। तो बस यही है। दूसरा ये कि लाहौर का मैं आज ही एक रिपोर्ट देख रहा था कि लाहौर का बहुत जो तमाम जो सीवरेज का पानी है वो सारा हेड बल्लो की दरिया में डाला जा रहा है। तो उस पे मतलब हमारे जो भी इस ग्रुप के तवज्जुह से भी और शायद आप भी अभी किसी रिपोर्ट में ये कह सकें, ये मैंने किसी सोशल मीडिया पे फेसबुक पे किसी का जर्नलिस्ट का देखा था, ये किसी नेशनल चैनल पे ये नहीं चीज़ देखी और वो बड़ा स्वीयर नज़र आ रहा था कि हेड बल्लो की जो राब्ता नहर है वो लाहौर का तमाम पानी जो है वो वहाँ पे शामिल हो रहा था और आगे वो जितने भी दर्रे हैं वो तमाम के तमाम उसमें दरिया में आगे भी शामिल हो रहे हैं। माइक बंद करें। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, ये तो बहुत बड़ा मसला है, ये जो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर है ना, इसका तो हिसाब ही नहीं। इसका छोटा सा मैं तेजी से बैकग्राउंड बताया था, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया। हर फैक्ट्री ये कहती है कि जी हम ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए तैयार हैं,
लेकिन जब हमने आपसे बुनियादी नक्शा 1970 में मंजूर करवाया था, 1980 में मंजूर करवाया था, जब आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाया था कि इसमें एक ट्रीटमेंट प्लान? ये है उनका बुनियादी नुकता। तो वो कहते हैं अब हम अपनी फैक्ट्री को तोड़ के नए सिरे से तो बना नहीं सकते, बराबर में भी फैक्ट्री है, हमारे पीछे भी फैक्ट्री है, आगे रोड है, क्या करें जी। तो फिर ये तय किया, सिंध में तो ये बाकायदा तय हुआ कि ठीक है फिर गवर्नमेंट जो है उनको एक कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की जगह दे, जहां पे वो हर क्लस्टर जो फैक्ट्रियों का होता है वहां पर एक ट्रीटमेंट प्लांट बने और वहां पर वो सारी अपने एफ्लुएंट वहां पर जाए, वहां से ट्रीट हो। ट्रीट होने का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल पीने के काबिल हो जाए, मतलब कम नुकसानदा हो, और फिर उसके बाद उसको समंदर में बहा दिया जाए या दरिया में बहा दिया जाए, जो भी करीब का जो भी पानी की का जखीरा हो। लेकिन बात वही है, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो एनवायरमेंट के हवाले से और ऐसे कंसर्न नहीं शो कर सकता ना, जैसे उस कोर्ट ने शो किया होगा या जिन्होंने केस लेके गए थे। वहां पर वही है कि जी जमीन की एलोकेशन हो रही है, अभी फाइल उधर गई हुई है, फंड मिलेंगे, फंड नहीं मिलेंगे, उसका क्या होगा। यही चीज कसूर का हाल है, यही चीज हमारे कोटरी का हाल है, यही चीज कराची का हाल है कि डायरेक्टली पानी जा रहा है और हमको अंदाजा ही नहीं है कि इससे पूरी जो हमारे मैरीन इन्वायरमेंट है कितना नुकसान हो रहा है उसको। और मैरीन इन्वायरमेंट जितना वीक होगा तो उसके बाद वो आके हमारे लैंड इन्वायरमेंट को भी हिट करेगा, और उसमें भी जो है ना वो जो कैपेसिटी होती है रेजिस्ट करने की किसी भी ऑड्स को, किसी भी एडवर्स इकोलॉजिकल सिचुएशन को, वो कम होती जाएगी और उसकी हम सजा भुगत रहे हैं कि अचानक से कुछ भी हो जाता है और हम फिर परेशान हो जाते हैं 4 हफ्ते 2 हफ्तों में। मतलब इधर एक इंडस्ट्री वो है कोरंगी क्रॉसिंग का एरिया, अचानक से जमीन से आग ही निकलने लगी। इतना खतरनाक वाकया, इमरजेंसी डिक्लेयर हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं हुआ, बस इससे कहानियां चलती रही, रिपोर्टिंग होती रही और ये सारी चीजें जो है ना पूरी हो गई। ठीक है जी, ये हस्नी साहब जवाब हो गया, और बाकी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अब हम रेगुलर ये वेबिनार करते रहेंगे, कोशिश करेंगे 15-20 दिन में एक वेबिनार जरूर हो। आप सजेस्ट भी कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आप महसूस करेंगे क्या होना चाहिए, और उस हिसाब से फिर हम मजीद इसको आगे लेके चलेंगे। तो फिर हम अपना इसका भी एक ग्रुप बना देंगे जिसमें सब लोग आएंगे और उसमें अपने अपने कंसर्न शो करेंगे। जायका का इंडस्ट्रियल वेस्ट की ट्रीटमेंट के लिए अहम किरदार है। हाँ, जायका ने शुरू में जायका ने ये काम शुरू किया था, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ जी। हमारा यू आर वेलकम। और जी ठीक है जी, हम वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। ये इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगा आपको, और नेक्स्ट टाइम फिर कोई इसी तरह का प्रोग्राम लेके हम हाजिर होंगे आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।